हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर एक बार सभी कनेक्ट हो जाए। वी विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। अच्छा, जब तक सब कनेक्ट हो रहे हैं एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं, क्या किन किन का सेटअप हो चुका है। प्रीवियस क्लास में हमने विंडोज पे सेटअप देखा था, तो कौन कौन है जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दे कैन शेयर देयर स्क्रीन, और कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और जिनके हो गया है थम्स अप कर दो। विंडोज था उनके पास, सेटअप नहीं था और उन्होंने उसको सेटअप कर दिया है कल प्रीवियस वाली क्लास के थ्रू। यस पल्लवी। हेलो सर। हाँ सर मैंने आपको जैसे बताया था पिछली बार कि मेरा यूआई का डेवलपमेंट हो चुका है और वो प्रोजेक्ट मेरे लैपी में ही है। अच्छा। तो क्या मैं अभी सब कुछ मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह सब कुछ डिलीट करके फिर से इंस्टॉल कर सकती हूँ? तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा है। ऐसा ना हो कि आप प्रोजेक्ट को डिलीट मार दो। वो आई होप नहीं करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका प्रोजेक्ट सेफ रहेगा। स्टूडियो प्रोजेक्ट में तो वो सेव ही होगा ना अभी, मतलब हमने सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो जो भी इंस्टॉल है वो डिलीट कर दिया। हाँ, तो वो सेव रहेगा। सिर्फ अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर दिया ना तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। वो कभी भी आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर को डिलीट नहीं मारता है। ठीक हाँ, है। सिर्फ वो मतलब अपडेट आएंगे तो कुछ एरर आएंगे शायद प्रोजेक्ट में, राइट? हाँ, अगर आप कुछ एंड्रॉइड स्टूडियो में अपडेट करोगे तो वो उसके हिसाब से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बस। और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब प्रोजेक्ट आर मतलब ऐसे कह सकते हो कि यार अनटच्ड। अगर हमारा एंड्रॉइड आईडी, जो भी आईडी हम यूज करते हैं, अगर वो आईडी को हम अनस्टॉल कर देते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट्स आर सेफ। वो कभी भी डिलीट नहीं होंगे अनटिल अनलेस आप मैन्युअली उनको डिलीट कर दो, वो एक अलग बात है, गलती से। हेलो। ठीक है। यस देवदर। सर मेरे इसमें कुछ पाथ का इशू शो कर रहा है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। विंडोज है आपके? हाँ सर, विंडोज। आपने वो स्टेप्स फॉलो किए हैं? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो एक बार मेरे साथ में? हाँ श्योर सर, ये कैसे करना है? मैंने देखो मल्टी शेयरिंग को ऑन कर रखा है। आप नीचे शेयर का ऑप्शन आएगा, आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हो। नीचे कहीं शेयर का ऑप्शन आ रहा है? हाँ यस सर। स्क्रीन 1 ओके। ये सर शेयर हुआ क्या? हाँ, शेयर हुआ। ओके सर। ओके, फ्लटर में क्या कह रहा है? वार्निंग, फ्लटर ऑन योर पाथ रिजॉल्व्स टू विंडोज सिस्टम 32 फ्लटर विच इज नॉट इनसाइड योर करंट फ्लटर एसडीके चेकआउट एट कंसिडर एडिंग फ्लटर डेव विंडोज स्टेबल फ्लटर बिन टू द फ्रंट ऑफ योर पाथ। आपने पाथ सेटअप किया है इसका? हाँ सर, वेरिएबल्स में मैंने सेटअप तो किया था, बट ये वार्निंग मुझे फर्स्ट टाइम आई। अच्छा, मुझे एक बार बताओ आपका एसडीके कहाँ पड़ा है? सर एसडी के ई ड्राइव में है। ई ड्राइव में डायरेक्ट पड़ा है क्या? हाँ सर। बताओ एक बार। ये रहा सर। धीरे धीरे इधर ही आते जाओ, मुझे बता नहीं वो कब बैठा, मुझे इसका ऑप्शन ऑन है, प्लीज आप ऑडियो ऑफ करें। मालूम नहीं। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आप बताओ मुझे फ्लटर के अंदर। हाँ, ले जाओ इसके अंदर, इसके अंदर जाओ। बिन के अंदर जाओ और इसके ऊपर वाले पाथ को कॉपी कर लो। हाँ, ये वाला पाथ कॉपी कर लो। यही सेट किया ना आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में? हाँ, राइट क्लिक करके एक बार मुझे बताओ कि आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्या सेटअप किया है। हाँ, डबल टैप कर। ओके, एडिट पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। सही है, सही है। ओके कर दो। अच्छा, अच्छी क्या रहा है? आपने चला के देखा? प्रोजेक्ट तो चल रहा है, प्रोजेक्ट में इशू नहीं आएगी। जैसे वार्निंग दे रहा है, फ्लटर ऑन योर पाथ रिजॉल्व्स टू सी विंडोज सिस्टम 32 फ्लटर। आपके इसमें बताना, सिस्टम में भी कोई है क्या? सी ड्राइव में कोई सिस्टम में फ्लटर है क्या? सी ड्राइव में यूजर्स में जाओ।
इसमें नहीं होगा, बैक आओ, यूजर्स में जाओ, यूजर्स में, हाँ डियोड में जाओ, इसमें भी कोई है नहीं, चलो बैक आ जाओ। एक ऊपर ना व्यू में जाके हिडन फोल्डर्स को शो करो, व्यू में हिडन आइटम्स, हाँ यही आएगा, ये ऑप्शंस, ये नए में कैसे दिखाता है, हाँ ओके करो, बैक आओ, चलाओ एक बार, ओपन करो, सर विंडोज में सिस्टम 32 मिलेगा। बैक करो, विंडोज में कहाँ, अच्छा नीचे विंडोज में जाना, इसमें सिस्टम 32, हाँ ये रहा, इस पे जाओ, इस पे कोई फ्लटर सेटअप है क्या आपके, लीव इट ऐसा, एज सच वो एक वार्निंग है, वो दो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होंगे आपके कोई पाथ से, तो एक बार आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे इसको फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करके एक बार रन करके देख लो, अगर उसमें प्रॉब्लम आती तो फिर अपन अपन कोई कंफर्म पता लग गया कि इसको आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट किया आपने फ्लटर का? हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सभी कनेक्ट हो गए? सर ये अनम्यूट म्यूट हो गया था, सॉरी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, है ना सर? ओके, ये सर रन हो रहा है मेरा। रन हो रहा है ना, कोई इशू नहीं, ठीक है। ठीक, ओके कोई सर। कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, उस वजह से दो फ्लटर के पाथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट पाथ के ऊपर, तो उसकी वजह से होगा, बट आपके पाथ मैंने चेक कर लिया, सही है। ओके सर, ओके 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 ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी और कौन है जिनके एरर्स आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी से बता दो, फिर अपन आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और, जिनके पास भी विंडोज है और मैक है, तो पहले मुझे वो बताओ कि आप लोगों ने सेटअप कर लिया है, क्योंकि विंडोज और मैक के लिए मैंने बोल दिया है ऑफिस में, तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे मुझे कल वाली क्लास के लिए, तो दोनों होंगे मेरे पास में, मैं आपको विंडोज पे भी, सॉरी लाइनेक्स पे भी बता दूंगा। लाइनेक्स पे मेरे पास सिस्टम होगा, यानी कि पीसी है पूरा का पूरा हाई ऑर्गेनाइज्ड, एंड दूसरा है मैक, इसमें मैं सेटअप करूंगा। इस पे नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे पहले से बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसमें, तो इसमें पूरा मेरे प्रोफेशनल वर्क, जो मैं प्रोजेक्ट्स पे वर्क करता हूँ प्लस जो मैं क्लासेस लेता हूँ, तो वो सेटअप चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने एक नया लैपटॉप जो मैक है, जो कोई और काम में लेता है बट उस पर फ्लटर का काम नहीं हो रखा हो, और लाइनेक्स में भी मैंने ये सेम क्वेरी रख रखी है, तो कल दोनों मिल जाएंगे मुझे। तो कल वाला क्लास में मैं दोनों सेटअप करके बता दूंगा कि आपको विंडोज पे कैसे करना है, सॉरी लाइनेक्स पे कैसे करना है और मैक पे कैसे करना है। क्लियर है? आगे है, आगे चले, कोई मतलब विंडोज, कोई ऐसा है जिसने विंडोज वाली क्लास थी कल वाली मिस आउट कर दी है और विंडोज रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, तो आज वो प्लीज अपने लैपटॉप के अंदर फ्लटर को सेटअप कर लेना, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो वीएस कोड जो भी आपको करना है, मैंने प्रीवियस क्लास में सारे ऑप्शन बता दिए आपको। इज इट क्लियर? कोई ऐसा है जिसके विंडोज में प्रॉब्लम आ रही हो? नो सर। चलें आगे। यस सर। ये मैक है और जिनके लाइनेक्स है उनके लिए कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कल वाली क्लास में मैं दोनों पे सेटअप करना सिखाऊंगा। दूसरी चीज, जो इस फील्ड से नहीं है, मतलब जो इस फील्ड से इन द सेंस कि भाई उनके पास तो विंडोज है, तो उनको लगेगा कि यार विंडोज पे तो कर ही लिया, मैक पे देख के क्या करे या लाइनेक्स पे देख के क्या करे। देखो आप अभी प्रोफेशनल फील्ड में जहां पे भी काम कर रहे होंगे, या आप स्टूडेंट हो, या आपके पास में अभी विंडोज है, लेकिन जब आप फ्लटर पे डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे किसी भी कंपनी के लिए, तो वहां पे आपको मोस्ट प्रोबेबली कंपनी एक ऐसा लैपटॉप प्रोवाइड करवाएगी जहां पे आपका आईफोन डेवलपमेंट भी हो सके और मतलब आईफोन चेकिंग भी हो सके फ्लटर की, और एंड्रॉइड चेकिंग भी हो सके। तो इसके लिए आपको मोस्ट प्रोबेबली एंड्रॉइड, क्या कहते हैं, मैक सेटअप ही देगी आपको, मतलब या तो मैक का सिस्टम होगा या मैकबुक होगा, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप उस पर सेटअप करने वाले हो। दूसरी चीज, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो अगर मैक नहीं मिला तो आपको दूसरा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जो मिलेगा वो लाइनेक्स मिलता है किसी भी कंपनी में, एज अ
प्रेफरेबल होता है कि उनको लाइनेक्स सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, कस्टमाइजेशन बहुत इजी होता है इसमें, इसलिए हम लाइनेक्स पे वर्क करते हैं। तो आप कंपनी में अगर काम कर तो या तो आपके पास में लाइनेक्स सिस्टम Okay, होगा, I found this on the web for KCB company में as a सॉरी, तो या तो आपको लाइनेक्स सिस्टम मिलेगा या मोस्ट प्रोबेबली आपको मैक मिलेगा। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इन पे कैसे सेटअप होता है। ज्यादा लेंथी तरीका नहीं है, बहुत इजी कट शॉर्ट में हो जाएगा। लाइनेक्स में तो सीधा कमांड लिखो और आपका सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। मैक पे आपको डीएमजी फाइल मिलती है, उस डीएमजी फाइल को अच्छे से इंस्टॉल करना है। बाकी जैसे फ्लटर का पाथ हमने इसमें एनवायरमेंट सेटअप किया, इसमें पूरा जाके करना पड़ता है कि भाई यहाँ एनवायरमेंट वेरिएबल्स है, यहाँ जाके कमांड भी लिख सकते हैं। बट मैक के अंदर और आपके लाइनेक्स के अंदर आपको पूरा का पूरा कमांड ही मिलता है एनवायरमेंट वेरिएबल सेटअप करने के लिए, टर्मिनल से एग्जीक्यूशन करवाने के लिए। तो कमांड लिखो, अपना फ्लटर का पाथ दो, ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल सेट हो जाएगा एंड देन यू कैन गो फॉर डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि अब आपने आईडी भी कर लिया और फ्लटर भी सेटअप कर दिया, अब आप फ्लटर डेवलपमेंट रेडी हो, अब आप इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आज की नेक्स्ट क्लास की तरफ, विच इज कि जब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो आज मैं लेके चल रहा हूँ थोड़ा आईडी इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। एक प्रोजेक्ट क्रिएशन की तरफ और एक आईडी की से थोड़ा सा आप यूज टू हो जाओ, ठीक है। तो जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करोगे, पहले ये क्लोज कर देता हूँ बाकी सब, ठीक है। तो जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करोगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, आप सामने देख रहे हो, ऐसा एक विंडो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्जन आएगा एंड्रॉइड स्टूडियो का, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जिस पे टैप किया हुआ है आपने, यहाँ से आप एंड्रॉइड स्टूडियो को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे प्लगइन्स है आपके, ठीक है। प्लगइन्स क्या होता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इसका एक आइडिया अपन ले चुके हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने यहाँ पे आपको फ्लटर और डार्ट का प्लगइन सेटअप करवाया था। VS कोड में एक्सटेंशन जो काम करता है, एंड्रॉइड स्टूडियो में प्लगइन का वो काम है, ठीक है। और भी बहुत सारी प्लगइन हम यूज करेंगे मीनवाइल जब हम कोर्स कर रहे होंगे, क्योंकि हमको फ्लटर डेवलपमेंट करते वक्त भी कुछ सारी चीजें टूल्स रिक्वायर्ड होगी जो हमारे डेवलपमेंट को और आसान कर दे आईडी के अंदर और हमारा एक्सपीरियंस और स्मूथ कर दे। तो उसके लिए बहुत सारी प्लगइन्स यूज में आती है, ठीक है। तो वो प्लगइन्स भी आपको यहाँ मिलेगी। अब जो इंस्टॉल्ड होगी वो यहाँ दिखेगी, और जो मार्केट प्लेस है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है जो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो प्लगइन्स होती है उनको यहाँ पे सर्च किया जा सकता है, जितने भी प्लगइन्स एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए अवेलेबल है, ठीक है। देन लर्न एंड्रॉइड स्टूडियो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो हेल्प, गेटिंग स्टार्टेड, ये एंड्रॉइड स्टूडियो से रिलेटेड कि भाई आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या है, टिप ऑफ द डे, एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन यूट्यूब, तो एंड्रॉइड स्टूडियो का यूट्यूब चैनल है, वहां पे एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें, ये सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो को लर्न करने के लिए जो भी सारे टूल्स प्रोवाइड करता है वो, या रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड्रॉइड स्टूडियो, वो इसने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट्स के अंदर, कस्टमाइज पे भी जाऊंगा। कस्टमाइज में आपको देखो बेसिक लेवल मिलेगा, यहाँ पे आप थीम चेंज कर सकते हो अपने। मैंने सिंक विद ओएस कर रखा है। सिंक विद ओएस का मतलब क्या होता है कि मैंने यहाँ पे डार्क थीम और लाइट थीम ले रखी है। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। जब नाइट थीम हो, जैसे मैंने सेटिंग्स के साथ कर रखा है, मेरा जो मैक है उसमें मैंने सनसेट सनराइज कर रखा है, तो जैसे ही सनसेट होता है इंटरनेट का जो भी टाइम है उसके बेसिस पे, तो मेरे लैपटॉप के अंदर ऑटोमेटिकली नाइट मोड ऑन हो जाता है। तो मेरे जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जूम हो गया, स्काइप हो गया, ये सब नाइट मोड में आ जाती है। वैसे ही मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में डेवलपमेंट कर रहा हूँ और उसको मैंने क्या कर दिया, सिंक विद ओएस। तो ये जो थीम होगी इसमें मैं थीम सेट कर सकता हूँ, डार्क मोड के लिए अलग, नाइट मोड के लिए अलग। ये देखो लाइट मोड की अलग थीम्स है, ये डार्क मोड की अलग थीम्स हैं। मैंने इतनी सारी क्यों थीम्स कर रखी है, क्योंकि मैं ट्राई करता रहता हूँ। मेरे को एक चीज लगती है कि यार आप एक ही काम करते रहते हो ना, थोड़े से बोर टाइप हो जाते हो। तो मेरा एक आदत है, मैं थोड़ा सा क्रिएटिव सोचता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा वॉलपेपर चेंज कर देता हूँ टू फील समथिंग न्यू, ताकि मेरा एक्साइटमेंट वैसा ही रहे। क्योंकि आप एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो पिछले 3-4 महीने से, और वही सेम चीज आप बार बार कर रहे हो, तो कुछ नया सेटअप करने के लिए मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ मेरे ऐप, मतलब जो उसको मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में चेंजेस करता रहूंगा, उसको यूआई थोड़ी अच्छी कर दूंगा, देन मेरे वॉलपेपर को चेंज कर दूंगा, ताकि मेरे को थोड़ा नया फील हो। तो इसलिए मैंने बहुत सारी ऐसे थीम्स को डाउनलोड कर रखा है, और इनको मैं रैंडमली फिल्टर करता रहता हूँ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इतनी सारी थीम्स करनी है, बाय डिफॉल्ट इनमें से कोई भी थीम नहीं आएगी, ये सब डाउनलोडेड है। इसमें सिर्फ आएगी आपकी नॉर्मल इंटेलिजेंट लाइट और एक ड्रैकुला, जो स्टार्टिंग में जब कल अपन ने एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड किया था तो थीम आई थी ना, वो 2 थीम्स, 2 या 3 थीम्स आती है बेसिकली, वो मिलेगी आपको। एक तो कॉन्ट्रास्ट वाली मिलेगी, एक वो डार्क वाली मिलेगी, और एक लाइट वाली मिलेगी। ये देखो, ये ड्रैकुला, हाई कॉन्ट्रास्ट और इंटेलिजेंट लाइट, ये 3 मिलेगी। बाकी सब डाउनलोडेबल है। और वो कहाँ से मिलती है हमको, प्लगइन से मिलती है थीम्स भी, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने इसको सिंक विद ओएस कर रखा है। ये ऑप्शन और डिटेल में हम अंदर की तरफ भी मिलेगा। ये तो प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया उससे पहले ही मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में ही चेंजेस कर सकता हूँ। देन एंड्रॉइड स्टूडियो का जो फॉन्ट है उसको चेंज करना है, फॉन्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, तो वो आप यहाँ कर सकते हो। एडजस्ट कलर फॉर रेड ग्रीन विजन डेफिशिएंसी, कलर ब्राइटनेस के हिसाब से आपको ग्रीन और रेड का जो डेफिशिएंसी है उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। इसके लिए रिक्वायरमेंट कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ चेंजेस करते हो आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को रीस्टार्ट करना पड़ेगा उस चेंजेस को अप्लाई करने के लिए। देन आपका की मैप है। की मैप का मतलब क्या होता है? कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ठीक है, तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स है आपकी मैक के लिए। अगर आप एक्लिप्स पे काम कर रहे थे इससे पहले और आपको एक्लिप्स वाली शॉर्टकट चाहिए तो आप यहाँ से वो एक्लिप्स वाली शॉर्टकट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये की मैप्स आप खुद भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अपनी की मैप्स दे सकते हो भाई इस चीज को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होगा, इस की को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होगा, ये सब आप डिफाइन कर सकते हो। अगर कहोगे इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब आप प्रोफेशनली डेवलपमेंट करते हो ना, तो आप देखना बहुत कम यूजर्स होंगे जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होंगे जो माउस का यूज करते हैं। बिना माउस को यूज करे वो इतना तरीके से ना डेवलपमेंट करते हैं और इतना फास्ट करते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक टाइम के बाद में जैसे जैसे आप प्रो होते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको शॉर्टकट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और ऑटोमेटिकली आप रिक्वायरमेंट को जानना स्टार्ट कर दोगे। आपको माउस पे हाथ ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी या आपको कर्सर पे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल को अपने कीबोर्ड से ही सारा काम कर पाओगे। ठीक है, और ये आपका टाइम बचाता है। एज अ डेवलपर आप इस चीज को आइडेंटिफाई करोगे और डे टू डे लाइफ में आप इस चीज को अप्लाई भी करोगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो वाले इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते हैं। यहाँ पे आपके लिए बाय डिफॉल्ट कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो मेरे ऊपर 3 दिख रहे हैं ना, ये आपके यहाँ पे आइकन के फॉर्म में दिख रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास में इतने प्रोजेक्ट्स पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। आप भी एक टाइम के बाद में 1-2 महीने जब हो जाएंगे तो आपके पास भी ये वाला जो पूरा पेज है ना, ये भर जाएगा प्रोजेक्ट से। यहाँ पे आता है रिसेंट प्रोजेक्ट्स। इसमें अभी मैंने क्या कर रखा है, ये नया फीचर है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो मेरे लिए काफी आसान हो जाता है कि भाई मैं जितने बैचेस लेता हूँ उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि यार ये प्रीवियस क्लास में मैं इस प्रोजेक्ट पे था, इन क्लास में किसी और क्लास में मैं इस प्रोजेक्ट पे था, तो मुझे याद रखना पड़ता है। तो मैंने क्या करा, एक ग्रुप कर दिया कि भाई ये 103 वाला क्लास है, 103 वाला जो मेरा बैच है, तो इसमें मैं ये प्रोजेक्ट पे था, तो मेरे लिए काफी कम है। और मैं खुद भी क्या करता हूँ, जब मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना, तो मैं नाम भी वैसा ही रखता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। और पीछे पीछे 103 भी लिखता हूँ, तो इसलिए मेरा काम आसान हो जाता है। ठीक है, आपके केस में इतने ग्रुप्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपके केस में क्या कर सकते हो, आप फिर भी छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हो, जैसे कि ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स, ऑफलाइन कह सकते हो, या फिर आप जो आपके जो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, देन हो गए आपके लाइव प्रोजेक्ट्स या ऑनलाइन प्रोजेक्ट जो आपने जो मतलब फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आप किसी वेबसाइट के थ्रू आपने जो क्लाइंट जो है वो लाइव है। ठीक है, तो ऐसे 2 फिल्टर्ड कर सकते हो आप। जैसे हमारे यहाँ क्लाइंट है जो लोकल है, जिससे हमारी लोकल मीटिंग होती है, वो हमारे अलग प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि हम मेरे को उसके हिसाब से प्रायोरिटी सेट करनी होती है मेरे वर्क फ्लो के अंदर। तो मैंने उनको अलग प्रोजेक्ट्स में डाल रखा है, लाइव को अलग प्रोजेक्ट्स में डाल रखा है। ठीक है, प्रोफेशनल को आप अलग डाल सकते हो, प्रैक्टिस को अलग डाल सकते हो, ऑफिस को अलग डाल सकते हो, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे जो लिस्ट आती है ना, अगर आप ग्रुपिंग नहीं करो, ठीक है, ग्रुपिंग के बाद जो लिस्ट आती है, रिसेंट वाला जो प्रोजेक्ट है वो सबसे ऊपर दिखेगा और सबसे जो लीस्ट रिसेंट है वो सबसे नीचे दिखेगा। और इसकी भी एक लिमिट है। आज से मैंने 15 दिन पहले जो प्रोजेक्ट पे काम किया ना, वो मेरे को दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये लास्ट के 10 या 12 दिन के जो प्रोजेक्ट्स है, जितना ज्यादा मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, जितना ज्यादा मैं प्रोजेक्ट पे वर्क करता हूँ, वो यहाँ पे मेरे को दिखेंगे। ठीक है, एक लिमिट है, एक रेंज है, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली जो पुराने वाले हैं वो यहाँ नहीं दिखेंगे, फिर आपको ओपन करके उनको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये ग्रुपिंग करते कैसे? ग्रुपिंग करने की कुछ नहीं करना। जैसे ये 103 का प्रोजेक्ट है, तो मुझे यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, और या तो मैं न्यू प्रोजेक्ट ग्रुप बनाऊं, नहीं तो यहाँ मैंने ग्रुप बना रखे हैं, तो मूव टू ग्रुप एंड यहाँ पे इस पे, अब ये इसमें चला गया। ठीक है, अब मुझे कोई एक नया प्रोजेक्ट है, जैसे कि कोई ऐसा है क्या जो मैंने अभी तक नहीं डाला है किसी में? चलो मैं कोई ऐसे ही बनाता हूँ, ग्राफ एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मुझे एक नए ग्रुप में डालना है, तो ये मेरा प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स। तो ये आपके सामने मैं ग्रुप करके बता रहा हूँ, नया ग्रुप बना के। ओके किया, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारा ग्राफ एग्जांपल है, ये प्रैक्टिस के लिए करा था मैंने, तो मैं मूव टू ग्रुप कर दूंगा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स ऊपर आ गया होगा, यहाँ देखो ये ग्राफ एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, और उसमें अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ ऊपर जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शंस क्या है? न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन। इसका मतलब क्या है?
नॉर्मली जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो किसके लिए यूज में आता है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज में आता है। ठीक है, ये कल वाली क्लास में नहीं था। हमने क्या किया था, प्लगइन डाउनलोड किया था हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए, तब जाके हमको न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिला। तो ऑब्वियसली हम इस पर टैप करेंगे और हमारा नया प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम फ्लटर में जाके फ्लटर के एसडीके का पाथ दे देना है यहाँ पे। फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको ये स्क्रीन मिलेगी। अभी इस स्क्रीन पे भी हम आएंगे कि इस स्क्रीन में क्या क्या ऑप्शंस है, क्यों होते हैं ये ऑप्शंस और इनका क्या रोल है और इनमें चेंजेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया होना चाहिए। वापस मैं क्लोज कर देता हूं। तो ये हमारा नया फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। देन ये जो न्यू प्रोजेक्ट है ये हमारे काम का नहीं है। हम अगर एंड्रॉइड बैकग्राउंड से है, एंड्रॉइड फील्ड से, तो हमको पता होगा कि ये क्यों होता है। ये एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एंड्रॉइड ऐप डेवलप करते हो तो ये एक्टिविटीज होती है हमारी एंड्रॉइड के अंदर। तो ये हमको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, आप प्रोजेक्ट किसके लिए क्रिएट कर रहे हो, तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं एंड्रॉइड के अंदर। तो हमको यहाँ पे जाना नहीं है। एज अ फ्लटर डेवलपर मेरे को यहाँ रिक्वायरमेंट होगी नहीं। हाँ, मेरे को ये जरूर रिक्वायरमेंट हो सकती है रन टाइम में, अगर मेरे को कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिखना हुआ हमारे एंड्रॉइड के हिसाब से, तो जरूर मैं न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसको मैं ओपन करवा सकता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में एज अ एंड्रॉइड प्रोजेक्ट। एंड्रॉइड फोल्डर बनता है, उस फोल्डर को हम डायरेक्टली हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन करवा सकते हैं। तो वो ओपन जरूर करवा सकता हूँ, लेकिन हमको न्यू प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये ओपन क्या है, सेम न्यू ओपन का क्या रोल होता है। न्यू मतलब नया क्रिएट करना, ओपन मतलब कहीं से ओपन करवाना। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जो आपको यहाँ लिस्ट में कहीं नहीं दिखेगा। ऑब्वियसली एक टाइम के बाद में यहाँ लिस्ट तो ऐसे आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स दिखते जाएंगे, तो ये लेंथ तो बड़ी होती जाएगी आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स की। तो बहुत पुराने जो प्रोजेक्ट्स होंगे 10-12 दिन के, अब आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आप नया प्रोजेक्ट कितने दिन में क्रिएट करते हो। जैसे मैं दिन के 7 बैचेस लेता हूँ, तो 7 बैचेस में नया टॉपिक करवाता हूँ, तो हो सकता है ऑन एन एवरेज 3 से 4 दिन में मेरे को 3 से 4 प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। दिन का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना ही पड़ता है किसी ना किसी बैच में, किसी ना किसी टॉपिक के लिए, ताकि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में एज अ रिपो उसको शेयर कर सकूं, ताकि उसके लिए एक यूनिक कोड उसके पास में रहे कि कल को अगर उसको कुछ चेंजेस, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो डायरेक्टली उसको चेक कर सके उस रेपो में जाके। ठीक है, तो एज अ डेवलपर मैं डेवलपमेंट में आ गया, आप सपोज दैट फॉर एग्जांपल। तो मैं एज अ डेवलपर अगर देखूं, तो मैं जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूं, या मैं पिछले प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था, या मैं कोई प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो ऐसे में महीने के 4 या 5 प्रोजेक्ट्स क्रिएट करूंगा नए। बाकी मैं पूरे पुराने प्रोजेक्ट्स पे ही काम कर रहा हूँ। अनटिल अनलेस वो प्रोजेक्ट ओवर हो गया, फिर मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। तो उस केस में ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो लेंथ है, इसमें आपको 3-4 महीने पुराने भी प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स कम है। तो रेंज समझ में आ गई आपको यहाँ पे कौन से दिखेंगे। हो सकता है कि आपको पुराने बहुत 4 महीने पुराने भी दिखे, तो उसका क्राइटेरिया ये नहीं, उसका क्राइटेरिया है कि आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने हैं। ठीक है, तो अब कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो उसको ओपन कैसे करना रहा, तो उसके लिए ओपन पे जाना है। यहाँ पे आपने एक फोल्डर बना रखा होगा, जैसे कि मैंने बना रखा है, देखो एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स। इसमें एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ऐसे मैंने फ्लटर के प्रोजेक्ट्स बना रखे होंगे, तो उसमें फ्लटर के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। फ्लटर प्रोजेक्ट नाम से मैंने एक फोल्डर बना रखा होगा, ये रहा फ्लटर डेव, इसमें तो एसडीके पड़ा है। ये रहे फ्लटर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अभी मेरा थोड़ा मिस मैच हो जाता है, क्योंकि मैं एंड्रॉइड की क्लासेस भी लेता हूँ और फ्लटर की क्लासेस भी लेता हूँ, तो बार बार चेंज नहीं हो पाता पाथ। तो कुछ मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स में भी पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई किसी को भी ओपन करना है, टैप किया, ओपन किया, तो ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे मैं टैप करूंगा, देखो ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ओपन करवा सकता हूँ। दिस इज हाउ आई कैन ओपन अ प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट अगर मेरा फ्लटर का है, मुझे पता है, और वो कहाँ पड़ा है, उसका पाथ मुझे पता होना चाहिए। मैं वहां जाऊंगा उस पाथ पे, और उस पाथ पे सेलेक्ट करके उसको ओपन करवा सकता हूँ। रिसेंट पता लग गया, ओपन पता लग गया, और न्यू कैसे क्रिएट करना है वो भी पता लग गया। फिर ये 3 डॉट्स का क्या मतलब है, तो 3 डॉट्स में सबसे पहला आता है गेट प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। कोई मुझे बताएगा वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, किसी को आइडिया है? गिट। वेरी गुड, गिट के बारे में सुना है? देखो, जिन्होंने सुना है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना है, तो अब हम इसको, जब हमारा मॉड्यूल आ जाएगा ना गिट वाला, वो आने के बाद में हमको डेली बेसिस पे गिट पे काम करना है। ठीक है, क्योंकि एज अ फ्रेशर
जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, तो मेरे एंड पे ये रहता है कि एक फ्रेशर को ना गिट का आइडिया होना चाहिए। अभी तक जितने भी फ्रेशर देखे हैं मैंने, उनको आइडिया नहीं होता, उनको स्किल अच्छा है, स्किल सेट अच्छा है, लेकिन वो गिट का जो एक्सपीरियंस है ना, वो कब बिल्ड करते हैं, जब वो किसी कंपनी में लग जाता है। और आपने भी फर्स्ट टाइम, अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं भी जब कंपनी में लगा था, तो मुझे 1 महीने जब मैंने थॉरली मेरे प्रोजेक्ट पे वर्क किया, तो हर दिन मुझे पुश करना होता था। मेरे कंटेंट, मेरा जो मेरा टास्क होता था, वो टास्क कंप्लीट करने के बाद में मुझे जाने से पहले, भले ही मुझे लेट हो रहा है, और मुझे जाने से पहले आज जो काम किया उसको कमिट मारना है। कमिट मारने के बाद में मेरा जो नाम देना है कि आज मैंने क्या काम किया, उस नाम से कमिट करना है, मैसेज ड्रॉप करना है। और फिर वो जो काम है अगर मेरा कंप्लीट हो गया है, तो वो मेरे को पुश करना है मेरी ब्रांच के अंदर, और फिर मैं अपना आउट करूंगा सेशन को। ये मैंडेटरी होता था। तो उससे मेरे को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ, और 1-1.5 महीने के बाद में मुझे लगा कि यार, अगर मैंने ट्रेनिंग टाइम में ही, जब मैं सीख रहा था, तब भी मैंने इस चीज को वर्क कर लिया होता, इस पे वर्क कर लिया होता, तो मेरे लिए आसान होता है इन चीजों को ग्रैब करना। और आज की टाइम में ये मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कहूंगा अगर आपको नहीं आता है तो लोग इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो फोकस तो कर रहे हैं, बट वो आपको इंटर्नशिप देंगे स्टार्टिंग में। वो आपको 1 महीने गिट की रेगुलर क्लासेस या 15 दिन की क्लासेस करवाएंगे, फिर आपको इस पे वर्क करवाएंगे कि आपने मॉड्यूल्स देंगे आपको काम करने के लिए, और उन मॉड्यूल्स को बोलेंगे कि आपको गिट पे इफेक्टिवली इन पे काम करना है, गिट पे पुश करना है, पुल लेना है। ये सारे इफेक्टिवली जो कमांड्स है ना गिट के, वो आपके डे टू डे लाइफ में इस तरीके से घुल मिल जाने चाहिए कि जैसे नॉर्मल कमांड हम करते हैं ना, वैसे, ताकि जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क करो तो ये बहुत बेस होना चाहिए आपके लिए, नई चीज नहीं होनी चाहिए, ताकि आप गलती करने का स्कोप जो है वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाए। गलती करनी है तो ये 1 महीने में कर लो, जो स्टार्टिंग में आप प्रोबेशन पीरियड में होते हो ना, तो वो आपको प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स देते हैं करने के लिए, टॉपिक्स देते हैं, और आपको स्किल सेट को और बूस्ट करते हैं कि भाई हमारे, आपका स्किल सेट अच्छा है फ्लटर के हिसाब से, लेकिन हमारे जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, उन पे आप वर्क करना अभी से 1 महीने में स्टार्ट कर दो, ताकि हम आपको हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से रेडी कर सके, ताकि हम नेक्स्ट मंथ से आपको लाइव प्रोजेक्ट पे डाल सके। तो ये 1 महीना उनका जाता है। अब अगर हम ऐसा काम पहले से स्टार्ट कर दें, जब हम ट्रेन हो रहे हैं तभी, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, और एक अपर हैंड होगा, या जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो इन चीजों को मैं अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा। जब वो गेट के कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे आइडिया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आजकल रैपो के अंदर, मतलब आजकल जो हम रेज्यूमे देते हैं ना, उसमें मेरे को तो बहुत इंप्रेसिव लगता है रैपो, जिसमें प्ले स्टोर का लिंक हो, ऐप स्टोर का लिंक हो अगर आप फ्लटर डेवलपर हो तो, एंड गिटहब की रेपोजिटरी का लिंक हो। मैं उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ कि हाँ यार, इस बंदे ने स्किल सेट तो सबके पास में, लेकिन ये कुछ बंदे हैं जो गिट का भी नॉलेज रखते हैं, और ऐप स्टोर पे ऐप को लाइव भी कर रखा है। और ऐप को लाइव करने के लिए देखो क्या होता है ना, क्लास में हम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं, बट कई लोग होंगे जो, मेरे पुराने बैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसे कई बच्चे होते हैं जो कंप्लीट हो गया, अब आगे हम आगे आगे चल जाते हैं, ये तो हम कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। और वो कब करते हैं, जब उनका सेशन कंप्लीट हो जाता है, उनके 15-20 दिन बाद तक मेरे साथ में डाउट सेशन चल रहे होते हैं, और फिर उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वो लाइव भी बहुत बाद में करते हैं। तो आप अगर फ्रेशर हो तो आपके पास में ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जो आपने कंप्लीट मार रखी हो, और उनको आपने प्ले स्टोर पे लाइव कर रखा हो या ऐप स्टोर पे लाइव कर रखा हो। हालांकि प्ले स्टोर पे लाइव करने के लिए आपको $25 देने पड़ेंगे, और ऐप स्टोर पे लाइव करने के लिए आपको $90 देने पड़ेंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करोगे तो ये तो देना ही पड़ेगा, आप फ्रीलांसिंग करोगे तब भी आपको देना पड़ेगा। बस आप एक डेवलपर जर्नी स्टार्ट करोगे ना एज अ, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ने पहले से आपके लिए परचेज कर रखा होगा। कंपनी का यूज करेंगे अपन, या फिर क्लाइंट का यूज करेंगे अपन अकाउंट, डेवलपर अकाउंट, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है आपका अकाउंट हो। बट बाकी केसेस में आपको जरूरत पड़ती है, तो ये ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना ही चाहिए एज अ प्रोफेशनल में समझू तो आपके लिए काम आसान हो जाता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करना है, पर दोनों में से एक तो होना ही चाहिए आपके पास में, ठीक है। समझ में आया? तो अब क्या होता है ना कि ये चीजें प्लस फैक्टर क्रिएट करती है जब भी आप अपना रेज्यूमे बिल्ड करते हो कि गिट का नॉलेज है। तो वीसीएस से क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैं गेट फ्रॉम वीसीएस है, तो मैं इस पे टैप करूंगा तो मुझसे ये यूआरएल मांगेगा। एक्चुअल में होता क्या है ना, हम हमारे डेटा का, हम गिट क्यों करते हैं उसका मैं रीजन बताता हूँ। गिट एक बहुत अच्छा टूल है हमारे डेटा का बैकअप करने के लिए। अब मुझे बताओ कि अगर आपका एक प्रोजेक्ट है, सपोज दैट, अगर आप इस फील्ड से हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसका आंसर कर सकते हो। आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे फ्लटर का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको आपको बैकअप, उसका बैकअप रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए आपको? पहले तो ये आंसर करो। और अगर रखना चाहिए तो क्या रखना चाहिए, ऑनलाइन रखना चाहिए या ऑफलाइन रखना चाहिए? यस सर।
होना सर चाहिए सर, Git- हमें online- लगना चाहिए। online। रीजन ये है कि सिस्टम कभी भी हाँ, करप्ट आप हो सकता है। चैट में डाल सकते हो आप, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप सभी एक साथ बोलोगे तो काफी नॉइस क्रिएट हो जाएगी। तो आप चैट को यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर हैंड रेज कर सकते हो, फिर मैं आपको एक एक करके ऑप्शन दूंगा, तो आप चैट को यूज कर सकते हो जब सिंपल सा कोई क्वेश्चन है। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। व्हाट इज रेपो? रेपो इज अ रेपोजिटरी। रेपोजिटरी का शॉर्ट फॉर्म होता है रेपो। रेपोजिटरी क्या होता है? रेपोजिटरी बोल सकते हो, ये आप प्रोजेक्ट बोल सकते हो। जैसे कि आपकी इसको इस तरीके से बोलेंगे कि आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा का सारा जो कंटेंट है वो उसके अंदर होता है। तो जो प्रोजेक्ट फाइल्स होती है ना, उनका कॉम्बिनेशन जो होता है, कलेक्शन जो होता है, उसको रेपोजिटरी बोलते हैं। चाहे आपका प्रोजेक्ट हो, और गिट के रेस्पेक्ट में अगर मैं ऑनलाइन के रेस्पेक्ट में बोलूं तो रिपोजिटरी है। तो आपके प्रोजेक्ट का जो पूरा का पूरा डेटा है वो एक पाथ पे पड़ा है, एक जगह पे पड़ा है, तो उसको हम रेपोजिटरी कहते हैं। ठीक है सर। गिट एंड गिटहब के लेक्चर स्टार्टिंग में होंगे, मॉड्यूल वाइज होंगे, मतलब आप समझ लो 25 to 30% अगर आपने कर लिया होगा ना, उस समय मैं करवाऊंगा। उसका रीजन भी, मैं स्टार्टिंग में कराऊंगा तो बहुत ज्यादा आप जो जो टेक्निकल फील्ड है वो ग्रैब कर लेंगे, जो नॉन टेक्निकल फील्ड है या बहुत ही बेस स्केल से चल रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए हम एक 25 to 30% का आइडिया ले लेंगे फ्लटर के अंदर, उसके बाद हम गिट का सेटअप कर लेंगे हमारे अंदर, हमारे ऐप के अंदर। ठीक है, फिर हम गिट को यूज करेंगे इफेक्टिवली, और इवन आगे चल के मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क करवाऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, आप सभी को ना एक एक टास्क दूंगा। भले वो बहुत छोटा टास्क होगा, एक दिन का ही टास्क होगा, बट उसमें क्या होगा, मैं आप सबको अलग अलग ब्रांचेस पे वर्क करवाऊंगा। तो ऐसा लगेगा कि हम जितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, जैसे सपोज 35 बच्चे हैं, तो 35 बच्चों का एक टीम है। और वो 35 स्टूडेंट्स ना, मतलब स्टूडेंट्स मतलब आप ऐसा समझो कि एक पूरी टीम है। हम एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, सबके सब उस प्रोजेक्ट पे ही वर्क कर रहे हैं, तो वो अपनी अपनी ब्रांचेस पे वर्क करेंगे, फिर उनको पुश करवाना, उनका पुल लेना, कैसे उनको रीबेस करना होता है, कैसे हमारी ब्रांच का पुल लेना होता है, रीबेस कैसे करना होता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व करने होता है, तो ये सारी चीजें हम करेंगे। तो ये भी एक हमारा सेशन होगा ऐसा, जिसमें आपको मल्टीपल यूजर्स जब एक गिट रिपोजिटरी को यूज करते हैं और एक साथ पैरेलली काम करते हैं, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जब गिट सीखते हो ना, तो आप अकेले के लिए सीखते हो। जब आप कंपनी में काम करते हो तो वहां टीम आ जाती है, तो वहां थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि आप दोनों एक ही फाइल पे काम कर रहे होंगे, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आने जरूर है। तो उनको कैसे रिजोल्व करना है, उनको कैसे मर्ज करना है, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो definitely we can access from anywhere anytime, just we need internet. Very good. If it is online, then any member of team also can access it and we can work together on same project by creating our own branch. Very good, very good, perfect answer, सभी ने सही बोला है। और इसका मतलब क्या है कि हमको जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन मैनेज करना चाहिए, और बैकअप रखना ही चाहिए। बैकअप इन द सेंस कि भाई कि अगर आपका कोई भी आपका डेटा में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मतलब आपके जैसे आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका लैपटॉप बंद हो गया चलते चलते, ठीक है, तो आपके जितना आपने प्रोजेक्ट जब चल रहा था उससे पहले जितना भी आपने काम कर रखा है, उतना कंटेंट आपके पास में होना चाहिए कि अगर आप इसको रीस्टार्ट भी करो, मतलब अगर आपको इसको रिबूट करना पड़े नया पूरा ओएस डाल के, और ये फाइल आपको डिलीट मारनी पड़े, तब भी आपके पास में कहीं ऐसी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से आप उसको रीफैच कर सको सारा का सारा। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, लॉकडाउन वाला। लॉकडाउन में क्या हुआ था, ये शायद मैंने दे रखा है आपको एग्जांपल, मैं बता देता हूँ एक बार। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि हम वी वर नॉट नोन कि भाई 20 तारीख को बोला गया था कि यार एक दो दिन सैटरडे या संडे ऑफ होगा। ये बात है 20 मार्च की 2020, मुझे अभी भी याद है। 21 और 21 छुट्टी थी, और 22 को सबने वो थाली वगैरह बजाई थी, याद है आपको? कोविड वाला जब आया था। आई होप आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो चीज याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो कि बहुत ट्रोमेटाइजिंग रहा होगा आपकी सभी के लाइफ के लिए। एंड आई होप आपकी लाइफ में कभी ऐसा वापस फेज ना आए, बट मैं आपको सिर्फ वो फेज बता रहा हूँ क्योंकि उस दिन मैं अपना काम कर रहा था प्रोजेक्ट का। ठीक है, और हमको ये था कि यार 2 दिन की छुट्टी है, हम वापस मंडे को आएंगे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो मैं अपना काम करके, जैसा मेरी आदत है, काम किया। मैं जिस ब्रांच में था मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने पुश मार दिया था और मैं आउट करके घर चला गया। उसके बाद में आई बिलीव 2 या 3 महीने बाद में हम वापस ऑफिस जा पाए थे, और वो भी हमको एक्सेस था क्योंकि हम आईटी सेक्टर में थे, इसलिए हम जा पा रहे थे, नहीं तो जगह जगह रोका हुआ था पुलिस वालों ने। ठीक है, तो उसमें मेरे को फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। गिट पे होने से, गिट का सेटअप करने से, मैंने क्या कर रखा था, गिट को सेटअप कर रखा था और अपनी रिपोजिटरी के अंदर मेरे काम को पुश कर रखा था। ठीक है,
और लास्ट में जाके मैंने अपनी जो ब्रांच पे काम कर रहा था वो जितना लेटेस्ट काम था वो भी पुश कर दिया। मैं घर गया और 2 दिन बाद मुझे पता चला कि अभी हम थोड़े दिन के लिए और ऑफिस नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत स्पीड से फैल रहा है। ठीक है, तो हमको इंस्ट्रक्शन मिला कि अगर आपके पास में घर पे लैपटॉप नहीं है तो कंपनी विल प्रोवाइड यू लैपटॉप, एंड अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप डायरेक्टली लैपटॉप पे अपना काम स्टार्ट कर दो। और मेरे पास में मेरा खुद का पर्सनल लैपटॉप था जिसको मैंने काफी टाइम से चलाया नहीं था, बट उस समय मैंने स्टार्ट किया और लॉग इन किया और मैंने अगले दिन ही अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल सा उस लैपटॉप में गया, उस लैपटॉप में मेरा सेटअप था एंड्रॉइड स्टूडियो, सब कुछ सही था, बस मुझे क्या करना था, मुझे रिपो का एड्रेस पता होना चाहिए था और मुझे एक टोकन क्रिएट करना था, या फिर मुझे गिटहब के अकाउंट के यूजर नेम पासवर्ड पता होने चाहिए। तो वो क्लाइंट का था रेपोजिटरी, तो इसलिए मेरे को एक्सेस नहीं था उसके यूजर नेम पासवर्ड का, बट उसने मेरे लिए एक टोकन बना रखा था। ये मैंने कॉल पे टोकन बनवाया मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। वो टोकन आया मेरे पास में रिपोजिटरी का लिंक था, एज इट इज मेरा प्रोजेक्ट मेरे घर के लैपटॉप में, जिसमें मेरा मतलब मैं जो काम कर रहा था मेरे ऑफिस के लैपटॉप पे कर रहा था। अब मैं घर पे आ गया और ये प्रॉब्लम आ गई, तब भी वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास में आ गया और मैं घर बैठ के उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, तो मेरा प्रोजेक्ट कहीं नहीं रुका। दूसरी चीज, इस प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे थे, तो मैं जो भी चेंजेस कर रहा था, जो भी मैं चेंजेस नए ला रहा था प्रोजेक्ट के अंदर या कोई दूसरा मेंबर ला रहा था, तो वो मेरे को मेरे साथ में मर्ज करने होते थे ताकि मैं उसके कंटेंट को भी मेरे साथ में मर्ज करके चला सकूं। और इस तरीके से एक प्रोजेक्ट में अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो अभी इंडिपेंडेंटली मैनेज हो रहा है। और आगे जब आप प्रोफेशनली काम करोगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे गिट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मर्क्यूरियल, सब वर्जन, ऐसे बहुत सारे, गूगल क्लाउड, इसमें सबसे बेस्ट टूल है गिट। और इसको ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है 2 मेन प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे और भी हैं पर 2 कॉमन प्लेटफॉर्म है, जो कि आपका गिटहब एंड दूसरा है बिटबकेट, और तीसरा आप मेरे ख्याल से अमेजॉन क्लाउड आ गया है, AWS क्लाउड सर्विस है, उसमें भी ये ऑप्शन होता है। मैंने उसको यूज नहीं किया है, प्रोफेशनली मैंने 2 पे काम कर रखा है, गिटहब का यूज कर रखा है और मैंने बिटबकेट का यूज कर रखा है। और जब हम गिटहब पे सेटअप करेंगे, मतलब जब हम गिट का सेटअप करेंगे हमारे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के लिए, सॉरी एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के लिए, तो हम दोनों को यूज करेंगे, गिटहब को भी देखेंगे और बिटबकेट को भी देखेंगे। दोनों के कुछ फ्री प्लान्स होते हैं और कुछ पेड प्लान्स होते हैं। तो जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी ने वहां पे प्लान ले रखा होता है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको कम्युनिटी, उनकी जो कम्युनिटी होती है कि भाई इतने डेवलपर्स हैं तो इनके लिए इनके प्रोजेक्ट्स को, ये जो काम करेंगे वो हमारे प्रोजेक्ट्स पे करेंगे, तो इनको मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना। और वहां पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करोगे ना तो आप किसी टीम के अंडर होंगे, उस टीम का एक लीडर होगा, ठीक है, उसको आप टीम लीडर बोल सकते हो। उसके ऊपर भी एक बंदा होगा जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, जो सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता हो। या हो सकता है कि ऐप के लिए अलग हो और आपके वेब के लिए अलग हो, ये भी होता है। जब बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो ये बाइफरकेटेड होता है ऐसे। तो आपको डायरेक्टली ना कभी भी ओनर से बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कभी भी आप प्रोजेक्ट मैनेजर से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आओगे, बहुत रेयर होगा कि आप कांटेक्ट में आ रहे हो, आपको पता ही नहीं होगा कौन है। ठीक है, आप जिनसे कनेक्ट में आओगे वो कौन होंगे, जो आपके टीम मेंबर्स होंगे और जो आपका टीम लीडर होगा। तो वो हर दिन आपको, टीम लीडर से आपका सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन होगा, वो हर दिन आपसे पूछेगा आपकी, जैसे जब आप कंपनी में लग जाओगे तो सबसे पहले जैसे आपका इन टाइम है तो 11 बजे एक मीटिंग रखी जाएगी, जो कॉमन टाइम होगा, जब तक सारे डेवलपर आ चुके होंगे ऑफिस में, या अगर वर्क फ्रॉम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम में भी अवेलेबल होंगे। तो ऐसा एक कॉमन टाइम लिया जाएगा, जैसे 1 बजे, 12 बजे, और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी का टाइम होता है सबसे पहले, ताकि जब भी आप काम स्टार्ट करो ना उससे पहले आपकी एक मीटिंग हो जाए उस टीम लीडर के साथ में। फिर टीम लीडर आपको बताएगा कि भाई आपको आज क्या काम करना है, ठीक है, या आप उनको बताओगे कि पिछली क्लास में हमने क्या काम कर लिया था, ठीक है, आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं क्या देखने वाला हूँ, उसके हिसाब से आपका टास्क शेड्यूल होता है। ठीक है, कि आज ये वो टास्क है जो आपने रन टाइम में खुद के हिसाब से मैनेज किया है। आप जब ऐप स्टार्ट करते हो ना उससे पहले भी आपकी एक टाइमलाइन होती है जिसको आप ही डिफाइन करते हो कि भाई ये टास्क है, मुझे मिला है तो मैं इसको इतने महीने में करूंगा या इतने दिन में करूंगा या इतने आवर्स में करूंगा, और मुझे हर आवर का हिसाब चाहिए, ये आपको बनाना होता है टाइमलाइन। ठीक है, और इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर भी हेल्प करते हैं, जैसे सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर जीरा, अगर आपने सुना हो तो उसका सपोर्ट होता है गिट के साथ में। तो आप जितनी बार भी पुश कमिट जो भी करते हो तो उसका सारा का सारा अपडेट जीरा के थ्रू आपके टीम मैनेजर को, प्रोजेक्ट मैनेजर को पता लगता है। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि यूजर आपको ऑफिस जाने से पहले उनको रिपोर्ट नहीं करना होता है कि आज आपने क्या किया, जो भी किया होगा आप अपने कमिट में डालो और पुश कर दो, ऑटोमेटिकली उनको एक नोटिफिकेशन मिलेगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर और उनको पता लग जाएगा अच्छा रौनक ने ये काम कर दिया और ये कमिट कर दिया है। आप वो बंदा उस रिपोजिटरी में जाके, मेरी ब्रांच में जाके वो कोड को रिव्यू भी कर लेगा। जब उसको सही लगेगा तो नेक्स्ट दिन पे आके बोलेगा कि भाई आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, मैंने देख लिया, रिव्यू कर लिया, आप मेरे को तो PR क्रिएट कर दो। PR होती है पुल रिक्वेस्ट,
पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा मैं, उसको एक्सेप्ट करेगा और मेरी ब्रांच को मर्ज कर देगा वो। इस तरीके से वर्क फ्लो रहता है। तो गिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ के अंदर एज अ डेवलपमेंट जर्नी, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो आपकी एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो डेवलपर जर्नी हो, मतलब कंपनी बेस्ड। ठीक है, तो ये वो यूआरएल आपको यहाँ देनी है। ये क्लोन बनाता है, देखो क्लोन का मतलब होता है कॉपी, क्लोन मतलब कॉपी करना। ठीक है, क्लोन वैसे तो यूज में आता है जॉकर के लिए, क्लोन वर्ड देखा है ना आपने, जो कॉपी करता है, जॉकर जैसे किसी की कॉपी करता है तो इसलिए क्लोन बोलते हैं उसको। तो क्लोन बनाना है मतलब इसका एज इट इज कॉपी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करनी है आपको गिट की और सीधा आपको क्लोन करना है, तो एज इट इज प्रोजेक्ट आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे करना है, ये डायरेक्टरी है, तो आप अपने फोल्डर का पाथ दे सकते हो यहाँ पे कि मुझे इस डाउनलोड्स में नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट डाउनलोड होगा, पर आप डाउनलोड की जगह अपने फोल्डर का नाम दे सकते हो प्रोजेक्ट का, जहाँ पे होगा वो सेलेक्ट किया और क्लोन किया तो वहां पे वो क्लोन हो जाएगा। ठीक है, मेरे देखो यहाँ पे पहले से कनेक्टेड है, देख रहे हो, ये मेरा गिटहब है जो मैं डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज कर रहा, मतलब यहाँ जो प्रोजेक्ट के लिए यूज करता हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पे गिट एंटरप्राइज है, यहाँ पे आप अलग से कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, कोई दूसरी आपके गिटहब है, उसका आपको रिपोजिटरी यहाँ लेनी है तो वो भी आप लॉग इन कर सकते हो, उसका टोकन डाल सकते हो, उसका सर्वर एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, और लॉग इन कर सकते हो, तो मल्टीपल आप रिमोट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वापस उसको क्लोज कर देता है, 3 डॉट्स पे आता है। फिर प्रोफाइल और डीबग एपीके क्या है, देखो ये एंड्रॉइड के लिए काम में आता है। आपके पास में अगर कोड नहीं है, आपके पास में सिर्फ एपीके है, एप्लीकेशन पैकेजिंग किट, जो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे विंडोज के लिए .exe होती है, वैसे एंड्रॉइड के लिए .apk होती है। तो अगर आपके पास में सिर्फ एपीके है तो उस एपीके की हेल्प से आप डिबग कर सकते हो कि भाई ये, हम जब ऐप बनाते हैं ना तो हम कई सारे प्रिंट्स लगाते हैं डिबगिंग के अंदर, जैसे हम फिल्टर में भी करेंगे तो हम प्रिंट लगाएंगे हमारे चेक के लिए, हम सेल्फ चेक लगाते हैं, तो वो यूजर को नहीं दिखेंगे, हमारे कंसोल पे दिखेंगे। तो ऐसे में कई बार जब इंटेंसिव काम कर रहा हूँ ना तो मेरे को चेकिंग के लिए ऐसे लॉग्स लगाने पड़ते हैं, तो उन लॉग्स को चेक करने के लिए, जो मेरे डीबग लॉग्स हैं, जो मेरे प्रोफाइल लॉग्स हैं, उनको चेक करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी जाके डीबग कर सकता हूँ एपीके को। ठीक है, देन इंपोर्ट प्रोजेक्ट, ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए इंपोर्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि एंड्रॉइड जो पहले आया था वो उस समय एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं था, तो वे बैक इन 2008 डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है एंड्रॉइड का, तो उस समय एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं था, क्योंकि एंड्रॉइड की जो लैंग्वेज थी वो जावा की थी, तो जावा को सपोर्ट करने वाला जो आईडी था वो एक्लिप्स था। आजकल इंटेलिजे आइडिया भी मिल जाएगा आपको, उस समय एक्लिप्स था। तो यही कह रहा है कि भाई आपका प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो का नहीं है, उन आईडीज का है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये आपके लिए नहीं है, फ्लटर डेवलपर के लिए नहीं है। ठीक है, इंपोर्ट एंड एंड्रॉइड कोड सैंपल, तो मल्टीपल कोड सैंपल्स मिलता है एंड्रॉइड के, वो यहाँ से इंपोर्ट कर सकता है वो। देन एसडीके मैनेजर, ये मैंने आपको कल लेके गया था मैं बताने के लिए कि यहाँ पे एसडीके टूल्स में जाना है और ये कमांड लाइन टूल्स को आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये करवाए थे मैंने आपको, इसलिए हम एसडीके में जाते हैं, और एसडीके का पाथ मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, एज सच कोई जरूरी नहीं है कि यही पाथ हो। जब हम चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट में जाके एसडीके जहाँ पेस्ट करोगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट करो, कट करो, फिर उस पाथ पे पेस्ट करो और यहाँ जाके उसका एड्रेस दे दो, तो दूसरे पाथ पे भी आ जाएगा ये। ठीक है, तो जैसे आपका डी ड्राइव में रखना है, आपको सी में नहीं रखना है, तो आप ये भी कर सकते हो, तो यहाँ से पाथ चेंज किया जा सकता है। और ये रन टाइम में भी ऑप्शन आएंगे, ये जो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये जब आप प्रोजेक्ट ओपन कर लोगे ना तब भी आएंगे, ये तो मैं आपको डिफॉल्ट बता रहा हूँ। देन वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे आपकी जितने भी वर्चुअल डिवाइसेज हैं उनको क्रिएट करना है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो क्रिएटेड है वो दिख जाएगी, आप यहाँ से रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शंस मिलते हैं जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करते हो बाय डिफॉल्ट। तो ये हमने देखा जिससे कि हमको आइडिया हो जाए कि यार ये हमारे लिए फेमिलियर हो जाए, नया नहीं लगे कि यहाँ पे क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ये क्या है। तो हमने हर एक चीज को, हर एक सेटिंग को एक एक करके देखा है। अब हम चलते हैं फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर, इस पे मैं टैप करूंगा। मैंने कल आपको बताया था फ्लटर पे टैप करके आपको एसडीके का पाथ दे देना है, ये बहुत मैंडेटरी है। और पाथ कौन सा देना है, बिन का नहीं देना है, सिर्फ फ्लटर का पाथ देना है, जिसके अंदर फ्लटर का सारा कंटेंट है जो आपको अनजिप करने पे मिला है, तो वो बात यहाँ पे देना है। ठीक है, और यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे एरर आता है कि कुड नॉट फाइंड फ्लटर एसडीके ऑन स्पेसिफाइड लोकेशन, दैट मींस आपने कोई ना कोई सही पाथ नहीं दिया है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है मतलब ये सही पाथ है। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना, इसको आज हम समझने वाले हैं और अच्छे से। ठीक है, कि भाई जब हम फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। वी आर गेटिंग फैमिलियर टू आईडी and we are also getting familiar to how to create a project, and when we are creating project how many options we get,
एंड व्हाट द रोल ऑफ दीज ऑल ऑप्शंस, ठीक है। तो ये हमको पता रहना चाहिए, तो यही हम जान रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करके। क्योंकि कल मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो बता दिया आपको, नया जल्दी का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, नेक्स्ट किया, क्रिएट हो गया। ये इसलिए था क्योंकि मैंने इंस्टॉल करके आपको चेक करवाया, देखो इंस्टॉल करने के बाद में फ्लटर का प्रोजेक्ट ये क्रिएट कर रहा है और इसको हम चला के भी देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जब क्रिएट करते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन क्या आते हैं। सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट का नेम। प्रोजेक्ट का नेम देते वक्त हमेशा ध्यान रखना, ये डार्ट का एक कह सकते हो कि बाय डिफॉल्ट एक कंस्टेंट है। डार्ट कहता है कि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करो, ठीक है, एक्चुअल में हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो डार्ट का प्रोजेक्ट, इनडायरेक्टली देखा जाए तो डार्ट में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डार्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो फ्लटर के अंदर डार्ट यूज होता है। तो ये कंस्टेंट हमेशा ध्यान रखना कि आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करो फ्लटर के अंदर, कैपिटल लेटर से नाम लिख सकते हो, बट प्रीफर्ड है कि आप स्मॉल लेटर को यूज करो, ठीक है। जैसे मेरा जो भी ऐप है, जैसे मैं फर्स्ट ऐप नाम से बना रहा हूं, तो फर्स्ट और स्पेस नहीं आना चाहिए, फर्स्ट कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, अंडरस्कोर ऐप। अब आप कहोगे अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं और वैसा करता हूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है। ये कंस्टेंट है हमारे डार्ट के अंदर। तो आप कोई भी आगे फाइल भी हम क्रिएट करेंगे ना डार्ट के अंदर, डार्ट की फाइल्स को क्रिएट करेंगे, तो वहां पे भी मैं जो फाइल का नाम रखूंगा ना, वो स्मॉल लेटर से शुरू करूंगा, स्मॉल लेटर रखूंगा और बीच में स्पेसेस की जगह अंडरस्कोर को लगाऊंगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट नेम रखना है। अब इसमें मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी, अगर आप यहाँ पे नाम जैसा रखते हो वैसा आपका ऐप का नाम हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत सोचना, आपकी ऐप का नाम वैसा नहीं होगा। हम ऐप का नाम रन टाइम में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हम आइकन चेंज कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा। ये इस तरीके से है कि आप कोई मूवी बना रहे हो और अभी आपको मूवी का नाम नहीं पता है, तो आपने कोई नाम दे दिया, तो इनिशियली ये नाम हो जाएगा, आप बाद में जाके उसका नाम कुछ और कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट लोकेशन, ये बहुत जरूरी है। ये आपको क्या करना है, वो प्रोजेक्ट वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जहां पे आपको प्रोजेक्ट्स रखने हैं। तो मैंने यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैं दोनों के लिए काम करता हूँ, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क करता हूँ, फ्लटर पे भी करता हूँ, तो ये डिफॉल्ट याद नहीं रख पाता है। तो मैंने प्रीवियस एंड्रॉइड प्रोजेक्ट ओपन किया होगा ना, क्रिएट किया होगा, तो इसने डिफॉल्ट एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स कर दिया। अब मैं फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा या फ्लटर चेंज करूंगा, तो अब जब फ्लटर के लिए तो सही है, जब मैं एंड्रॉइड प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा तो वहां पे पाथ में मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो इस केस में कई बार क्या होता है ना कि मैं स्किप कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, इन दोनों पे रहे तो अभी मैं चेक कर लूंगा। एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स में मिल जाएंगे या तो मेरे को फ्लटर प्रोजेक्ट, या फ्लटर प्रोजेक्ट में मेरे को एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। बट आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपके केस में फ्लटर पे ही काम करना है। तो एक प्रोजेक्ट फोल्डर हमने बना रखा है, याद है कल वाली क्लास में फ्लटर डेव के अंदर हमने एसडीके बनाया था, एसडीके के साथ में हमने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वो प्रोजेक्ट्स आपको सेलेक्ट कर लेने, ठीक है। तो मैं भी आता हूँ, मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट्स कहाँ पड़े हैं, ये पड़े यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया, ओपन कर लिया, आ गया। अब एक चीज करनी जो हम मिस कर देते हैं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम नहीं कह सकते, आपका जो फर्स्ट ऐप का कंटेंट है ना पूरा का पूरा, जब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो कुछ ऐसा कंटेंट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स। ये देखो फ्लटर प्रोजेक्ट कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये इसमें कोई भी एक प्रोजेक्ट ओपन करो, ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है फ्लटर के, ठीक है। तो अगर मैंने अभी ये कर दिया ना, सिर्फ क्रिएट कर दिया, तो फर्स्ट स्टेप में भी वही प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा। कंटेंट तो हम अंदर जाके लिखेंगे ना, लिब के अंदर क्या करना है वो सारी चीजें हम करेंगे, बट बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर्स क्रिएट होके आएंगे उसको भी हम आगे जानेंगे कौन से फोल्डर का क्या रोल होता है। बट वो तो एक प्री डिफाइंड है कि भाई जब आप फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो ये प्रोजेक्ट फोल्डर आएंगे ही आएंगे, ये आपका प्रोजेक्ट का क्या कहते हैं स्ट्रक्चर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वो फोल्डर्स जो होंगे वो ये कुछ होंगे जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में ये सेम टाइप के होता है, अंदर कंटेंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो यहीं पे आ जाएगा, जैसे इसमें फोल्डर में पड़ा है ना, अगर मैं ये नहीं करूंगा ना तो ये डायरेक्ट इसी फोल्डर के अंदर सारे ये फोल्डर्स आ जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब आप पाथ चेंज करो ना तो इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं, फिर आपको मैन्युअली उसको एक एक को फाइल को उठाना पड़ेगा, वापस एक फोल्डर में डालना पड़ेगा। हालांकि कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर प्रॉब्लम कर दी ना तो आपको जिंदगी भर याद भी रहेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप प्रॉब्लम करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, करोगे तो याद भी रहेगा। बट मैं आपको फिर भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब आप ऐसा पाथ चेंज करते हो ना तो आप फोल्डर तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसके अंदर आपको पहली बार ऐसा लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ऐप जो भी आपका यहाँ पे नाम है वो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम आप फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली यही पाथ लेगा, और जो आप यहाँ लिखोगे ना वो अपना आप यहाँ चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो, ये इतना अपने आप ले लेगा।
बस आगे का जो नाम है वो आपके इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर देना इसलिए मेरे को मैनुअली करना पड़ रहा है। तो जब भी आप चेंज करोगे तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा एक बार के लिए, ऐसे बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा के ये वो नाम देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम तीसरे पार्ट पे। ये क्लियर हुआ, प्रोजेक्ट लोकेशन, प्रोजेक्ट नेम। फिर आता है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो कि मेरा प्रोजेक्ट क्या करेगा, कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्शन देना कब मैंडेटरी हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से बना रहे हो कि आप दूसरे कलीग डेवलपर को हेल्प करो। समझना इस बात को। एक तो होता है कि मैं प्रोजेक्ट बनाऊं जो मैं यूजर की रिक्वायरमेंट को मैं मीट कर सकूं, यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, यूजर्स के लिए एप्लीकेशन बना रहा हूं। लेकिन मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा हूं जितने भी मेरे फ्लटर कम्युनिटी है उनको हेल्प करने के लिए। तो उनको डिस्क्रिप्शन देने के लिए कि ये प्रोजेक्ट किसके लिए है, कैसे हेल्प करेगा। इसमें आगे एक रीडमी फाइल भी होती है। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक रीडमी फाइल आती है, उसको भी हम हमारे हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। और जब हम इसके लिए भी क्या होता है ना कि हमको ऐसी जो हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जो एक ऐप नहीं है, वो किसी और डेवलपर को और फ्लटर डेवलपर को हेल्प करेंगे, जिसको हम लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं या पैकेजेस बोलते हैं, थर्ड पार्टी पैकेजेस। बिल्कुल आप बना सकते हो। जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कैलेंडर होता है बाय डिफॉल्ट, एंड्रॉइड का एक कैलेंडर है, बाय डिफॉल्ट आईओएस का एक कैलेंडर है। और जब हम बाय डिफॉल्ट फ्लटर का कोड लिखेंगे तो डिफॉल्ट वाला कैलेंडर आएगा, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फ्लटर की बहुत बड़ी एक रेपोजिटरी है, मतलब एक बहुत बड़ी पैकेजेस की लाइब्रेरी है। वहां जाओगे, आप सर्च करोगे कैलेंडर के लिए और आपको एक अच्छा कैलेंडर पसंद आ गया, तो वो क्या है, वो एक पैकेज है। किसी और फ्लटर डेवलपर ने ये सोच के पैकेज बनाया है कि नॉर्मल वाले जो कैलेंडर है वो थोड़े आउटडेटेड है या थोड़े से सिंपलर है, किसी को क्रिएटिव अगर कैलेंडर चाहिए तो मैंने उसका एक पूरा का पूरा पैकेज बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। आप इस पैकेज को अपने प्रोजेक्ट पैकेज के साथ में डिपेंडेंसी में ऐड करो एंड उसको आपका जो पब स्पेस गेट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इस पाथ पे पड़े प्रोजेक्ट को मेरे प्रोजेक्ट के साथ में मर्ज करेगा और आपके लिए अवेलेबल करवा देगा। फिर आप अपने प्रोजेक्ट में भी उसको यूज कर सकते हो एंड आपका काम आसान हो जाएगा। मतलब आपको कैलेंडर का जो क्रिएटिव चीज है, कैलेंडर को बना सकते हो ना आप खुद भी। 365 66 डेज वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट। फिर हर वीक में कितने डेज होते हैं, किस तरीके से उनको मैनेज करना होता है, मंथ में कैसे मैनेज करना है, ये लॉजिक आपको एक कैलेंडर वाला समझना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको एक यूआई बनानी होगी। तो आप भी आसानी से, अगर आप नए हो तो आप 10 से 15 दिन में कस्टमाइज यूआई के साथ में एक कैलेंडर बना लोगे। बट मैं कहूँ अगर आप ये जो आपने 10 से 15 दिन में बनाया, अगर आपको 10 मिनट में मिल जाए तो यही काम आपका आसान करता है ये पैकेज। ठीक है, अब पैकेज के अंदर डिस्क्रिप्शन देना जरूरी होता है, तो वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ दे सकते हो, नहीं तो आगे रीडमी फाइल होती है उसमें भी दे सकते हो। और यही पैकेजेस दूसरे कैसे यूज करेंगे, प्रोजेक्ट तो मैंने यहाँ बना रखा है, तो इसी के लिए बहुत बड़ी कम्युनिटीज होती है। जैसे गिट के थ्रू जो आप रिपोजिटरी बनाते हो ना, तो एक तरह से कम्युनिटी भी है। अब वो रिपोजिटरी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि पब्लिक है कि प्राइवेट है। अगर आपका प्रोफेशनल प्रोजेक्ट है, किसी क्लाइंट के लिए है, तो आप उसको क्या करोगे, प्राइवेट रखोगे। लेकिन आप ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जो किसी और के काम में आएगा, आप बना ही इसके लिए रहे हो, तो उसको आप क्या रखोगे, पब्लिक रखोगे। ठीक है, तो उस केस में वो कम्युनिटी है तो बंदा जाके वहां सर्च कर सकता है। उस रिपोजिटरी की लिंक आप शेयर करवा सकते हो आपके pub.dev के ऊपर भी, तो थर्ड पार्टी पैकेजेस में भी आपकी वो मिल जाएगी, क्या कहते हैं, रिपोजिटरी मिल जाएगी। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा, सारा सेटअप देना पड़ेगा। फिर अगर आपके यूजर्स ज्यादा हुए जो जो उस पैकेज को यूज कर रहे हैं, ये भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, वो ज्यादा हुए तो आपको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, जिससे आप जब प्रो डेवलपर बन जाते हो ना, तो इन रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल में आपने क्या किया, कि मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे देखो इतने सारे मेडल्स, इतने सारे लोगों को हेल्प किया, मैंने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाए इतने सारे। ठीक है, मैंने पैकेजेस बनाए जो फ्लटर में कई सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट देता है जब आपको बड़ी कंपनी में बड़े एक्सपीरियंस के साथ में जाना हो। वही आपका स्किल सेट तो अच्छा है, लेकिन स्किल सेट को आपने यूटिलाइज कहाँ किया, आपने हेल्प कहाँ किया, आपको हम टीम मैनेजर में रखे कैसे, आपको वो एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना, आप किस तरीके से हेल्प किया है आपने अपनी लाइफ में। तो देखो मैंने यहाँ पे यहाँ इस तरीके से हेल्प किया है, मैंने यहाँ इस तरीके से हेल्प किया है, तो वहां काम में आता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन इस तरीके से कवर करेगा। आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन देना है, आपके आइडिया के लिए भी दे सकते हो आप। ठीक है, फिर आता है हमारे यहाँ पे पास में ऑप्शन प्रोजेक्ट टाइप, कि भाई प्रोजेक्ट किस टाइप का है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो एप्लीकेशन फॉर्मेट में ही बना रहे होंगे, एप्लीकेशन पर्पस के लिए बनाएंगे। ठीक है, बट अगर आपको प्लगइन बनाना है, प्लगइन का मतलब क्या हुआ, जो एक डिवाइस की तरह काम करेगा एक आईडी के अंदर,
जो उसके डेवलपमेंट जर्नी को आसान कर सकता है। ऐसा प्लगइन बनाना है तो आप प्लगइन कर सकते हो। देखिए मतलब जो आपके डार्ट को सपोर्ट करने वाला प्लगइन होगा या फ्लटर को सपोर्ट करने वाला प्लगइन होगा, समझ लो जो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो या वीएस कोड में मिलेगा, ये वो प्लगइन है। देन पैकेज काम करता है कि भाई आप कोई भी फ्लटर के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, उस फ्लटर के प्रोजेक्ट में आपको हेल्प चाहिए कि भाई यार ये यूआई बनाने के लिए, जैसे कोई ग्राफ है तो ग्राफ का एक पैकेज मिल जाएगा आपको, तो ग्राफ का पैकेज आप बना सकते हो और ये कोई दूसरा डेवलपर इसको एज अ पैकेज इंटीग्रेट कर सकता है। तो यहाँ से हम पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं। देन मॉड्यूल क्या काम करता है, मॉड्यूल इस तरीके से काम करता है जैसे एक प्रोजेक्ट है, उसमें 10 जने काम कर रहे हैं, तो उस बंदे ने क्या किया, टीम लीडर ने उसके मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिए, तो उनको बोला तुम अलग अलग मॉड्यूल्स बनाओ, उस पर काम करो। आफ्टर ऑल बाद में हम क्या करेंगे, इन मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक पूरी एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे। तो ये वो मॉड्यूल है, तो मैं एक पार्ट को क्रिएट कर रहा हूँ मेरे फ्लटर एप्लीकेशन का, ठीक है। देन स्केलेटन को कहते हैं हम ढांचा, कि हमको एक ढांचा क्रिएट कर रहे हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, कि जिससे कि हम यूजर को हेल्प कर सके प्रोटोटाइप बनाने में, या मेरी कंपनी में मैं हेल्प कर सकूं कि ऐसे प्रोटोटाइप्स बनाने, ताकि वो उसको देख के आइडिया हो जाए कि यहाँ पे वर्क फ्लो कैसा है। तो वो स्केलेटन के अंदर आप कर सकते हो। फिर FFI प्लगइन्स जो है वो एक फ्लटर में एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए प्लगइन्स आए। जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ये एक नया ऑप्शन दिया है फ्लटर ने। क्या होता है ना, कुछ प्लगइन्स होते हैं जो मोबाइल को सपोर्ट करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो डेस्कटॉप या वेब को सपोर्ट करते हैं। तो उस केस में हमको ऐसा प्लगइन क्रिएट करना होता है जो सारे प्लेटफॉर्म पे चले। तो SQLite पब डेव, ये हमारा पैकेज है SQLite। ये किस पे चलता है, देखो एंड्रॉइड, iOS और मैक, यानी कि ये विंडोज पे नहीं चलता। मतलब इसका यूज करके जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं उसमें हम डेटा को मैनेज कर रहे होंगे, तो डेटा मैनेजमेंट आपके विंडोज पे नहीं होगा, वो डेटा मैनेजमेंट आपके लाइनक्स पे नहीं होगा, वो डेटा मैनेजमेंट आपके वेब पे नहीं होगा। उसके लिए हमको NoSQL की जरूरत होती है, उसके लिए हम ड्रिफ्ट को यूज करेंगे या हाइव को यूज करेंगे। बट इसने बोला कि मैं देखो ये आपके लिए लेके आया हूँ, लाइनेक्स, विंडोज और डार्ट वर्चुअल मशीन सपोर्ट के लिए मैं SQLite कॉमन FFI लाया हूँ। इसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो, FFI इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो तरीका है ये FFI बनाने का, ये आप यहां से क्रिएट कर सकते हो FFI प्लगइन। ये एक तरह से आपके फ्लटर का प्लगइन है, ठीक है। फ्लटर के अंदर जो डेवलपमेंट टूल्स हैं उनको एनरिच करने के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यहाँ पे एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे जो सबसे ऊपर आ रहा है, और इस तरीके से हम वर्क फ्लो करेंगे। अब आते हैं यार ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये चीज तो समझ में आ गई। अब ये ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या है, com.example। किसी को पता है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, फेसबुक का पैकेज नेम क्या है? Anybody knows the idea? Anybody has the idea? com.facebook, कॉफी पास हो मोहम्मद नजीर? नो सर, हमको मोस्ट ऑफ द केसेस में आइडिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसका रीजन है कि हमको कभी पता ही नहीं चलता है। एज अ ऐप यूजर आपको कभी पैकेज नेम का आइडिया ही नहीं होगा, बट आपका पूरा का पूरा एंड्रॉइड ऐप है ना, वो पैकेजेस से भरा पड़ा है। आपने कभी अपनी सर्विसेज चला के देखी है एंड्रॉइड के अंदर? एंड्रॉइड फोन को ओपन करना एंड एंड्रॉइड फोन के अंदर सर्विसेज का ऑप्शन होता है, जो बैकग्राउंड में आपकी सर्विसेज चल रही है। पता है वहां पे जैसे व्हाट्सएप की सर्विस चल रही होगी ना, तो व्हाट्सएप के पैकेज नेम से चल रही होगी। फेसबुक की सर्विस चल रही होगी तो फेसबुक के पैकेज नेम से चल रही होगी। तो हमको पता चलता है कि यार ये क्या है, ये यूआरएल जैसा क्या है। ये एक्चुअल में यूआरएल नहीं है, पैकेज है। ये यूनिक होता है हमारे प्रोजेक्ट्स का। अब उसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्यों यूनिक होता है और ये पैकेज नेम क्यों देना जरूरी है। सपोज करो आपने कैलकुलेटर ऐप बनाई, ठीक है। क्या आपको लगता है कि कैलकुलेटर ऐप किसी और ने नहीं बनाई होगी? बनाई होगी ना, बहुत सारे लोगों ने बनाई होगी। मार्केट में प्ले स्टोर पे कितने सारे लोग होंगे, कितनी सारी आपको कैलकुलेटर ऐप बन जाएगी। तो मेरा कैलकुलेटर कैसे लोग यूजर यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत सारे लोगों का नाम भी कैलकुलेटर है, मेरे ऐप का नाम भी कैलकुलेटर है। तो प्ले स्टोर को कैसे पता चलेगा कि ये कैलकुलेटर रौनक की है, ये कैलकुलेटर WS क्यूबटेक की है, ये कैलकुलेटर इसकी है, ये कैलकुलेटर इसकी है? नहीं पता लग सकता। नाम तो सेम रख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि नाम सेम क्यों रखो, नाम यूनिक रखवा लो। जैसे कि हमारे यूजर नेम में होता है ना, कि हम यूजर नेम देते हैं रौनक.पुरोहित, तो वो बोल देता है दिस यूजर नेम ऑलरेडी टेकन। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होता है या हमारा जो रोल नंबर होता है, जो भी यूनिक पैटर्न हमको दिखता है, उसका हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, यूजर नेम बनाते हैं और फिर उसको लगाते हैं। तो यहाँ पे ये कर ले
किया जा सकता है ना एप्लीकेशन में। जिसने पहले कैलकुलेटर ऐप बनाई उसका नाम कैलकुलेटर होगा, उसके बाद जो भी बनाएगा वो अपने यूनिक नाम रखेगा कैलकुलेटर के आगे। बट उससे आप सोचो कि आपने तो अपना यूनिक नाम रख लिया, प्ले स्टोर को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐप स्टोर को भी कोई दिक्कत नहीं कि भाई इसका यूनिक, सबके यूनिक नाम है, तो पता लग गया कि भाई यार ये नाम है तो ये इसका है, ये नाम है तो ये इसका है, ये नाम है तो ये इसका है। ठीक है, अब यूजर के लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना, यूजर तो कैलकुलेटर सर्च करेगा, तो कैलकुलेटर में तो कैलकुलेटर ही आएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी ऐप का नाम रखना है तो आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम भी हो सकता है ऐप नेम। बट जो आपका पैकेज नेम है ना, इसको पैकेज नेम बोलते हैं एंड्रॉइड के अंदर, और अगर आप ऐप डेवलपमेंट के अंदर iOS डेवलपमेंट में जाते हो तो वहां उसको बोलते हैं बंडल आईडी या बंडल आइडेंटिफायर। तो ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको, अगर आपने कभी प्ले स्टोर चलाया है कभी आपने प्ले स्टोर ब्राउजर पे, ऐप फोन पे तो चलाया है सबने, ब्राउजर पे चलाया कि नहीं चलाया? यहां से आप फाइंड माई डिवाइस भी कर सकते हो, पता है आपको? अगर आपका जीमेल कनेक्टेड है यहाँ पे, सेम जीमेल आपके फोन में कनेक्टेड है प्ले स्टोर से, और वही जीमेल आपने यहाँ लगा रखा है, तो यहाँ से आप फाइंड माई डिवाइस भी कर सकते हो। अगर आपका फोन कहीं गुम हो गया, घर में कहीं पड़ा है, तो यहाँ से आप कॉल फाइंड माई डिवाइस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो अलार्म बजने लग जाएगा आपके फोन में। तो ये भी आप कर सकते हो। यहाँ से कोई ऐप को इंस्टॉल करोगे ना तो आपके फोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा जिससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज में आता है। बट हम क्यों यूज कर रहे हैं, मैं आपको पैकेज नेम बताने के लिए यूज कर रहा हूँ कि पैकेज नेम कहाँ दिखता है। ये देखो ऊपर दिख रहा है, व्हाट्सएप का जो पैकेज नेम है वो है com.whatsapp। यानी कि इन फ्यूचर में अगर आप व्हाट्सएप मैसेंजर ऐप बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि व्हाट्सएप की यूआई भी आपने कॉपी कर ली और आपके बहुत बहुत ज्यादा यूजर्स हो गए आपके, हालांकि तब भी वो कॉपीराइट क्लेम या कुछ भी नहीं कर सकता कॉपी करने पे, अगर अनटिल अनलेस उसने कोई चीज का क्या कहते हैं पेटेंट करवा रखा हो, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नाम अगर सेम रख सकते हो, बस अगर आपने पैकेज नेम सेम रख लिया तो जो आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे लाइव करोगे ना तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा कि ऐप को मैं लाइव नहीं कर सकता, इस पैकेज नेम से पहले से मार्केट में ऐप लाइव है और वो आपका अकाउंट तो नहीं है। तो ये भी हो सकता है ना कि आप सेम पैकेज की आप तो खुद वापस अपलोड भी तो कर सकते हो, अपडेट जिसको कहते हैं। तो अपडेट करने का तरीका अलग होता है। आप उस पर्टिकुलर जो आपका अपडेट हो रखा है ना, तो उसके ऊपर एक आपकी प्ले स्टोर पे एक ऐप बनी हुई होती है, वहीं पे आपको नया अपना जो बंडल है वो स्टोर करना होता है। तो अपने आप वो नया वर्जन, अगर आपने नया वर्जन का अगर आपने बंडल स्टोर किया है तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट मान लेता है उसको, और आपको सिर्फ रोल आउट करना होता है। तो सबके फोन्स के प्ले स्टोर के अंदर अपडेट का ऑप्शन आ जाता है इन गिवन टाइम। समझ में आया? ऐसा व्हाट्सएप का है तो क्या फेसबुक का भी है। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ फेसबुक का पैकेज नेम डाल रहा हूँ, com.facebook.katana। दिस इज द पैकेज नेम ऑफ फेसबुक। आ गया फेसबुक, ये फेसबुक का पैकेज नेम है। ऐसे ही सबका यूनिक होता है, किसी का भी सेम हो ही नहीं सकता ये पैकेज नेम। मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ, अगर आप अपनी एंड्रॉइड फोन के अंदर, ये जो आप ये वाला फोन है ना आपका नॉर्मल रियल फोन, सपोज करो com.facebook.katana नाम से आप एक ऐप बनाते हो, और आप क्या करते हो, आपने बनाई है, ठीक है, आप अपने इस एंड्रॉइड फोन पे चला के देखना, इसमें पहले से आपके फेसबुक इंस्टॉल होनी चाहिए। आपका एंड्रॉइड पॉपअप करेगा, ये पहले से मार्केट में है, इंस्टॉल्ड है, आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। समझ रहे हो? सेम ऑथर से नहीं है ये जो अपडेट आया है सेम पैकेज का, वो दूसरे ऑथर से आया है, सेम ऑथर से नहीं आया है। तो दिस कैन बी प्रॉब्लमेटिक। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हेलो हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? Yes, sir. आवाज आ रही है आप सबको? ओके ओके। तो ये जो हमारा com.facebook.katana है, ये इसका यूनिक है, वैसे ही हमारा यूनिक होगा। और ऐसे आप कोई भी ऐसे ट्राई कर सकते हो, कोई भी ऐसा com डॉट करके या जो भी आपको करना है, जैसे आपका होगा ना तो आप यहाँ सर्च करोगे तो आपका ऐप दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी आईडी होती है। और किसी को अगर याद हो तो जब आपको कोई शेयर करता है ना, ये भी मैं बताता हूँ। जैसे आप कोई ऐप बनाते हो तो उसमें होता है कि अगर आप अपने फ्रेंड को शेयर करोगे उसके पहले परचेज पे आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, होता है ऐसा। तो ये करने के लिए अपन क्या करते हैं, हम पैकेज के अंदर क्या करते हैं कि भाई शेयर का बटन बनाते हैं। शेयर बटन में हम क्या करते हैं कि भाई यूजर जब शेयर करेगा तो
हम एक पॉपअप करवाएंगे जिसको बॉटम शीट कहते हैं। बॉटम शीट में वो ऐप सेलेक्ट करेगा अपनी, किस ऐप पे शेयर करना चाहता है, तो व्हाट्सएप पे टैप करेगा, तो हम पहले से एक प्री रिटर्न हमारा कोड होगा, मतलब टेक्स्ट होगा, जिसको हमको उसके मतलब उसके व्हाट्सएप पे या जहाँ पे वो शेयर करना चाहते हैं वहां शेयर करवाएंगे। तो वहां पे पता है अपन यही यूआरएल देते हैं, ताकि यूजर जब अपन एक मैसेज लिखेंगे कि आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद दिस ऐप, ऐसे पूरा लिखा हुआ होता है ना, आपने कभी किया होगा ऐसा, शेयरिंग वाला, शेयर करते हो तो आपको इतना रुपया मिलेगा, तो आप शेयर करते हो अपने फ्रेंड के साथ में, तो उसका प्री डिफाइंड एक मैसेज लिखा होता है, उसके लास्ट में एक लिंक होती है अगर आपने देखा हो तो, और लिंक के बेसिस पे व्हाट्सएप एक पूरी इमेज क्रिएट कर देता है। तो जो प्ले स्टोर पे उसका इमेज बना हुआ होता है वो इमेज आ जाता है वहां पे, और जैसे यूजर उस पर टैप करेगा ना, सीधा आपका प्ले स्टोर ओपन होता है, और उसमें वो प्ले स्टोर में भी सीधा वो आपका ऐप ओपन होता है। तो ये वो यूआरएल होता है, समझ में आया? तो ये यूआरएल बनता कहां से है? यूआरएल तो प्ले स्टोर बनाता है, ऐप स्टोर बनाता है, लेकिन उसके आगे आईडी के आगे जो आप यूनिक दे रहे हो ना, वो यहाँ से आता है, एंड इट मस्ट बी यूनिक। तो इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज बोलता है, वो एक चीज क्या बोलता है कि आप कोई ऐप बना रहे हो तो ये तो बहुत कॉमन बात है कि आपने इसका एक डोमेन लिया होगा, क्योंकि इसकी एक वेबसाइट होगी आपके एंड पे, या आपका एक पोर्टफोलियो होगा, या कोई भी एक अबाउट अस या ऐसी कोई एक वेबसाइट बना रखी होगी आपने, या आप डेटा को मैनेज कर रहे होंगे तो उसका एक आपने यूजर नेम डोमेन लिया होगा यूनिक। तो वो जो यूनिक डोमेन लिया है अगर आपने, जैसे अब आप कहोगे कि अगर हम फ्रीलांसर है या अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट लेगा, तो क्लाइंट ने जैसे लिखा, फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइंट है WSCubeTech, तो हमारा यूजर जो डोमेन नेम होगा वो क्या होगा, wscubetech.com। तो अगर मैं WSCubeTech के लिए कोई ऐप बना रहा हूं तो ये क्या कहता है, उसको उल्टा कर दो, कॉम, एक डॉट तो होना ही चाहिए, पैकेज के डेफिनेशन ही होता है डॉट आएगा उसमें, ठीक है? तो एक डॉट होना चाहिए, मल्टीपल डॉट आप कर सकते हो, ठीक है? कॉम डॉट WSCubeTech डॉट आपका जो भी नाम है इस ऐप का, ये WSCubeTech बना रहा है फर्स्ट ऐप नाम से, जो भी नाम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो आप कहोगे यार कॉम डॉट जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। यूनिक होना जरूरी है, 2 डॉट जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, रौनक डॉट फर्स्ट ऐप कर सकते हो, बट ये प्रोफेशनल लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लाइंट का नाम था राजवीर, आपने राजवीर डॉट ऐप का नाम रख दिया, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं रखना है, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो क्लाइंट होगा ना वो आपको बता देगा, वो इतनी रिसर्च करके आएगा, या आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा ना वो ये सारी चीजें डिस्कस कर चुका होगा, आपके तक आएगा ना तब आप तक फिक्स होगा कि आपको इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हो तो इसका पैकेज नेम क्या लेना है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बहुत प्रोफेशनल काम कर रहे हो, बहुत बड़ी टीम है, तो प्रोजेक्ट क्रिएटेड होता है, आपको क्रिएट करना भी नहीं होता है, सच्ची बता रहा हूं मैं। आप जब भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे ना तो आपको प्रोजेक्ट कभी क्रिएट नहीं करना होता है, जो आपका टीम मैनेजर होता है ना वो प्रोजेक्ट क्रिएट करता है, उसका रेपो बनाता है, और उन सब का लिंक रेपोजिटरी आपको शेयर करता है, और फिर आपको बोलता है कि आप अपनी इस नाम से ब्रांचेस क्रिएट करना और अपना काम स्टार्ट कर देना। जैसे जैसे काम करता रहेगा मैं आगे बताऊंगा कैसी कैसी ब्रांचेस होती है, एक मेन ब्रांच होती है, एक डेवलप ब्रांच होती है, ये हम बनाते हैं हमारे हिसाब से अलग अलग वर्जन मैनेज करने के लिए, तो वहां पे ये काम में आता है। तो पैकेज नेम का टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, until and unless इट इज योर ऐप। अगर क्लाइंट की है तो क्लाइंट बताएगा, नहीं तो आपका मैनेजमेंट बताएगा। फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो भी क्लाइंट बताएगा, या क्लाइंट से पूछ सकते हो। अगर क्लाइंट आपको बोलता है देने के लिए तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उसकी कंपनी का जो नाम है उसको वहां पे इंक्लूड करना चाहिए, ये प्रोफेशनल नेम होगा, ठीक है? आप इस तरीके से पैकेज नेम नहीं दोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है? समझ में आया पैकेज नेम का कॉन्सेप्ट? अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्या कहते हैं यूनिक है कि नहीं है? देखो अब इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आप जब ऐप क्रिएट करो और ऐप जब फाइनल बन जाएगी उसमें एक टाइम लगेगा, 1 से 2 महीने, 2 से 2.5 महीने, ठीक है? तो आप अभी चेक कर लोगे, चेक कैसे करोगे? इसको कॉपी करो, प्ले स्टोर पे आओ, आईडी की जगह ये पेस्ट कर दो, नहीं मिला दैट मीन्स रौनक डॉट फर्स्ट ऐप किसी के पास नहीं है पैकेज नेम, आप लाइव कर सकते हो। यही आप ऐप स्टोर पे भी चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, ठीक है? दूसरी चीज, हाँ, अब 2 महीने के बाद में आपका क्या हुआ कि आप उस समय तो चेक कर लिया, लेकिन अब 2 महीने के बाद में बीच में हो सकता है ना किसी ने कर दी हो, अब हम जाके चेक किया तो वहां पे ये ऐप तो मिल रही है, तो हमको पैकेज चेंज करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आप पैकेज चेंज कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे भी, ठीक है? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया स्टार्टिंग में और अब लास्ट में जाके पता चला कि ये पैकेज तो किसी और ने ले लिया। हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हो तो आप उसका कंपनी का नाम ले रहे होंगे, तो ऑब्वियसली उस कंपनी के लिए वो ऐप बना रहे हो तो आप ही बना रहे हो, कोई दूसरी ऐप बना रहा होगा अगर बना भी रहा होगा तो उसका नाम में और पैकेज में फर्क होगा।
तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रेयर ही होगा कि आएगा, लेकिन आ जाता है तो आप लास्ट मोमेंट में भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। देन आपकी एंड्रॉइड लैंग्वेज जो प्रीफर्ड है वो कौन सी रहने वाली है, तो जावा में पहले काम होता था, आजकल कॉटलिन में होता है, दोनों का सपोर्ट है, जावा पे भी होता है कॉटलिन पे भी होता है, तो हम कॉटलिन करेंगे। देन iOS लैंग्वेज कौन सी रखनी है, ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट, तो स्विफ्ट रखनी है, ताकि आपको कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड करना हो तो आपको कॉटलिन में काम करना पड़ सकता है, आपको स्विफ्ट में काम करना पड़ सकता है, तो ये उसके लिए पूछ रहा है, ठीक है। देन प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं, तो मुझे तो सारे करने हैं तो मैं सारे करूंगा, ठीक है। मुझे अगर सिर्फ ऐप डेवलपमेंट करनी है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो इन सबसे अनटिक कर दूंगा, ये मेरे लिए पहले से फिक्स्ड होगा, ठीक है। आप रन टाइम में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले ऐप डेवलपमेंट के लिए बनाया फिर आपको लगा कि यार ये तो इन सब पे भी चलना चाहिए, तो उसके लिए आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर सकते हो फॉर सपोर्ट, उनका सपोर्ट मिल सकता है बाद में भी, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पहले ही क्लियर होगा। तो आपको अगर आपके दोनों हैं, ऐप डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो सिर्फ इन दोनों को टिक मार्क करना है, अननेसेसरी इन 4 अलग फोल्डर्स को बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप इनको भी सेलेक्ट कर सकते हो, और मोस्टली केसेस में हम सब पे चला के देखेंगे, इनिशियली हम सारे पे टिक मार्क रखेंगे और फिर हम कर देंगे क्रिएट। क्रिएट करने के बाद बोलेगा कि यार ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये सच में मैंने मेरा फर्स्ट नाम से ऐप क्रिएटेड है, तो मैं इसको हम दे देते हैं वॉलर, ठीक है। क्रिएट करते हैं, तो ये कह रहा है डजंट एग्जिस्ट, तो क्रिएट कर दो, ठीक है, और इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यस विशेष, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रहा था, जो इसमें जो ये अभी एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पार्ट था अभी अपन ने हाँ, किया है, हाँ, ये और जो सर एक्स कोड में जो हमारा बंडल आइडेंटिफायर होता है, ये सेम होते हैं? सेम होता है, और सर अगर वो हम दोनों यहाँ पे अलग अलग कर दें तो क्या दिक्कत हो सकती है उससे? कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, आपको 2 याद रखने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन अच्छा। दोनों का अलग बेस है, मतलब जो हमारी बंडल आईडी होगी वो यूनिक होनी चाहिए ऐप स्टोर में, जो बेसिकली आपका अपना जो कोड फिर प्रोजेक्ट होगा वो 2 जगह से हो जाएगा, बेसिकली यही बात है, या एक ही जगह होगा वो? जो एक यहाँ तो आपको एक ही रखना पड़ेगा, फ्लटर में तो आपको एक ही रखना पड़ेगा, हाँ क्योंकि हाँ फ्लटर में तो हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका पैकेज नेम दे रहे हैं, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। मतलब आप जब एंड्रॉइड पे कोड कर रहे हो ना और आईफोन पे कर रहे हो तो आप अलग अलग रख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस तो सेम ही रखते हैं, क्योंकि ओके एक पैकेज नेम को याद रखना मुश्किल नहीं होता है, 2 को याद रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। थैंक यू। मतलब फ्लटर में तो आपको एक ही रखना पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम पैकेजेस एज अ ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि इसके अंदर ये क्रिएट होगा, इसके अंदर ये क्रिएट होगा। हाँ, एंड्रॉइड में आप जरूर पाओगे कि यहाँ पे जो आपका क्रिएट होगा ना ऐप के अंदर, वो इस पैकेज के पार्ट का होगा। यहाँ पे कॉटलिन के अंदर ये देखो, रौनक डॉट फर्स्ट ऐप वॉलर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। ये ठीक एंड है। सर और हम iPhone जैसे VS कोड में करते हैं ना सर, तो उसमें जैसे ये ऑप्शन करते हैं ना अपन, जो कि विंडोज पे क्लिक करते हैं कि विंडोज की हमें चाहिए या उसकी नहीं चाहिए, तो VS कोड में शायद ऑप्शन नहीं होता सर, ये एंड्रॉइड स्टूडियो में ही होता है। नहीं सॉरी, होता है, नहीं सर, होता नहीं शायद। नहीं होता है, नहीं। मैं आपको बताऊंगा, अब ट्राई अभी नेक्स्ट क्लास में अपन वो भी करेंगे, VS कोड पे कैसे जब आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, बट आपको क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं VS कोड में एज आईडी, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके ओके, यस सुमित। सर हमें एक्स कोड का भी आइडिया मिलेगा थोड़ा, जैसे एक्स एंड्रॉइड कोड का स्टूडियो आइडिया में मिल रहा बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा एक्स कोड का आइडिया, जब हम हमारा जो ऐप, देखो मैं आपको आगे बताऊंगा कि रियल आईफोन पे कैसे चलाना है। तो रियल आईफोन पे चलाने के लिए ना सबसे पहले तो मुझे एक अकाउंट चाहिएगा, किसका, आईफोन डेवलपर अकाउंट का, ठीक है। है। उसके लिए $90 पे करने होते हैं, तो वो कंपनी का मैं एक अकाउंट लाऊंगा जिसको मैं चलाऊंगा, यहाँ पे एक्स कोड के अंदर लॉग इन करूंगा, फिर मेरी डिवाइस। क्या कह रहे हो? फ्री होता है सर, अब जो हम यूज तो कर सकते हैं डेवलपर अकाउंट को, आप? नहीं, रन करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं करता हूँ सर। टेस्ट वाले कर सकते हो आप? हाँ जी हाँ जी। ओके, तो मतलब या तो आपका या तो उसके अंदर जब आपने पहली, जैसे इसमें ये भी होता है कि मेरा कोई अकाउंट मैंने क्रिएट किया और मेरी टीम का जो अकाउंट है उसके साथ लिंक कर दिया, उसके अंडर आ गया, तो मुझे वो एक्सेस मिल जाता है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, मैं तो स्टूडेंट हूँ सर, MNIT में, मतलब। तो आपने कर रखा है एक्स कोड के अंदर? हाँ जी, हमें देखो, रेगुलर चलाते हैं। हाँ, हम जो काम करते हैं ना उसमें मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को जितनी बार भी जरूरत पड़ी तो कंपनी
का ही हमने अकाउंट किया, क्योंकि हमको क्लाइंट को डिलीवर करना होता है। तो वहां पे क्या होता है, क्लाइंट का अकाउंट मतलब एक डेवलपर अकाउंट होता है बेसिकली, और हाँ जी। उसके अंदर आपको अपना जो मॉडल है ना आईफोन का, जब जी, आप हाँ जी। रियल टाइम डिवाइस पे चेक कर रहे हो, तो आईफोन का जो मॉडल होता है उसमें उसको कनेक्ट करना पड़ता है उस डेवलपर प्रोग्राम से टेस्ट हाँ डिवाइस के अंदर। हाँ वो जी, हाँ कनेक्ट जी। होने के बाद में जब आप यूएसबी केबल से अपने मैक को कनेक्ट करोगे, तो फिर आपकी ये जो रनर फाइल होती है यहाँ पे बिल्कुल iOS, सही बात है। हाँ, इस रनर फाइल को हम एक्सकोड में ले जाएंगे और फिर वहां से रन और रन करवाएंगे। कर हाँ क्योंकि जी। हम डायरेक्टली कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं वर्चुअल डिवाइस पे जरूर रन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि ये फ्लटर ऐप को आपको रियल डिवाइस पे चला के टेस्ट करना है, तो मेरे पास में यही तरीका है, मुझे एक्सकोड ओपन करना ही पड़ेगा। और हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड भी लिखेंगे ना, तो हम एक्सकोड में जाके उनमें चेंजेस करेंगे। एंड्रॉइड के अंदर तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, इस एंड्रॉइड फोल्डर को पूरा का पूरा आप एंड्रॉइड में एज अ न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो, तो एंड्रॉइड की जो प्रेफरेंसेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको फ्लटर के रिगार्डिंग iOS के हेल्प चाहिए, उसके हिसाब से कोड देखना है, तो इसके लिए iOS को आपको ओपन करना पड़ेगा आपके एक्सकोड के ऐप मतलब प्रोजेक्ट के अंदर, फिर वहां पे आप उसको सपोर्ट मिलेगा, तो हम एक्सकोड का भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है? हाँ सर। ओके एवरीवन, तो आपको आइडिया हो गया कि जब आप फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, और वो जो ऑप्शंस आते हैं वो किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम स्टार्टिंग में नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि इसी से आप ना यूज टू हो रहे हो आईडी से। कल हम VS कोड से होंगे, और कल हम पहले प्रायोरिटी पे ये रखेंगे कि पहले आधे घंटे में अपन लाइनेक्स के ऊपर सेटअप कर ले और मैक के ऊपर सेटअप कर ले। ठीक है, इसका आइडिया आप लोगों को भी होना चाहिए जो नॉन मैक से है या नॉन लाइनेक्स से है। आपको मैंने बताया उसका रीजन क्या है। विंडोज प्रोफेशनली बहुत कम लोग यूज करते हैं, विंडोज स्टूडेंट ज्यादा यूज करते हैं। डेवलपर्स आप देखोगे ना, तो या तो लाइनेक्स पे मिलेंगे या मैक पे मिलेंगे, जो ज्यादातर लाइनेक्स पे मिलेंगे, और जो मल्टी ये क्या कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं वो ज्यादातर आपको मैक पे मिलेंगे। यस सादित, हेलो, यस सादित। हाँ सर, मेरे सेंटोस है, सेंटोस लैपटॉप में वर्चुअल डिवाइस में सेंटोस सेटअप है, वहां पर क्या मैं सेटअप करूंगा और उबंटू में सेटअप करेंगे VS कोड एंड्रॉइड सॉरी फ्लटर। ओके, मतलब आप क्या कह रहे हो मेरे को? मतलब कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करेंगे, सेंटोस और उबंटू सेटअप करने के लिए फ्लटर? अच्छा, लाइनेक्स के अंदर हाँ, लाइनक्स के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको जो प्रिफर्ड है वो आप बोल सकते हो। मेरे पास में तो अभी वो सिस्टम आएगा तो मुझे पता चलेगा उसमें कौन सा OS है, किसी पे भी कर सकते हैं अपन। तो मुझे प्रोसेस वही रहेगा, टर्मिनल पे जाके ही करेंगे अपन, तो इतना ज्यादा कोई लोड नहीं है। ठीक है, कोई सा भी हो ना आपका बेसिक। ओके ओके ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके, यस गौरव। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था, जैसे अभी हम एक्स कोड की बात कर रहे थे, तो जैसे अब हम VS कोड या एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे APK वगैरह जनरेट करते हैं बिल्ड डीबग मोड में या रिलीज मोड में। हाँ, तो वहाँ पे हम एंड्रॉइड स्टूडियो से या VS कोड से iOS के लिए जनरेट नहीं कर सकते एक्सटेंशन फाइल? एंड्रॉइड स्टूडियो से नहीं, मतलब VS कोड से हमें एक्स कोड लेना ही, मतलब एक्स कोड में जाके ही करनी पड़ेगी वो चीज? बिल्कुल मैंडेटरी है। एक्स कोड की तो अब थोड़ी सी मोनोपोलीज है, वो जरूरी है। जैसे आप अगर जैसे मेरे को अभी चलाना भी है ना, तो मैं iOS पे ही चला सकता हूँ सिमुलेटर के ऊपर। जैसे मेरे पास में मैक है ना, तो मैक के लिए भी अब मैक तो ले लिया, तो मैक लेने से नहीं हुआ काम। मेरे को मैक के अंदर एक्स कोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उससे मेरे को एक सिमुलेटर मिलेगा मैक का। आप जब रन करोगे ना, तो वो एक्स कोड की हेल्प लेगा और आपके फ्लटर के कोड की जो कोडिंग है उसको उसके बेसिस पे एक iOS रनेबल फाइल बनाएगा और फिर उस सिमुलेटर पे रन करेगा उसको। तो ये मैंडेटरी चीज है, ये तो हर चीज में है। जैसे कि आप एंड्रॉइड में भी तो हम SDK लेते हैं। आज अगर आप SDK टूल्स का रेफरेंस नहीं दोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट, तो आपका फ्लटर किसी भी और आईडी से आपके एंड्रॉइड की एप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर सकता। समझ पा रहे हो? ओके। और एक चीज मुझे और पूछनी थी, जैसे कि हम अब जो क्लासेस हो रही हैं, या फिर जो अब बीच बीच में जो मेन टॉपिक्स हैं या जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मतलब उसके कुछ नोट्स वगैरह मिल सकते हैं? मिलेंगे आपको। जैसे अभी अपन जैसे ही डार्ट पे जाएंगे ना, अभी इंस्टॉलेशन के तो कुछ नोट्स होंगे नहीं, या आईडी के कुछ नोट्स होंगे नहीं। जैसे हम डार्ट पे जाएंगे, प्रोग्रामिंग बेसिक की आपको एक बड़ी सी
पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपने जितना भी अपन ने बेसिक्स देखा है उसका आपको 20-25 पेजों का एक पीडीएफ मिलेगा जिसको आप कभी भी रिव्यू कर सकते हो। फिर हम फ्लटर आर्किटेक्चर पे जाएंगे, ऐसे ऐसे जैसे जैसे टॉपिक पे जाते रहेंगे वैसे जैसे आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ फॉर एग्जांपल, तो उसी दिन रिकॉर्डिंग के साथ में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, यस दुर्गा दास, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है, हम 2 क्लास मिस किए थे, तो मेरे पास मतलब सिस्टम में एंड्रॉइड पहले से इंस्टॉल्ड है। ओके, वेरी गुड। तो हाँ, तो सोच रहे कि इसमें सिर्फ हमको ज्यादा चेंजेस नहीं करना होगा, एसडीके डाउनलोड करके पाथ सेटिंग कर देंगे, बस हो जाएगा। बस फिर लास्ट में एक बार ना पाथ सेटिंग करने के बाद में आप टर्मिनल पे जाके चेक जरूर कर लेना या कमांड प्रोम्प्ट में जाके फ्लटर डॉक्टर, क्योंकि कमांड लाइन टूल्स को करना पड़ेगा आपको एसडीके को एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा फ्लटर के एसडीके से, जो फ्लटर का कमांड है ना उससे वो लाइसेंसेस एक्सेप्ट करवाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में आप फ्लटर इंडिपेंडेंटली किसी भी जगह से आपके एसडीके को यूज करके आपकी रनेबल फाइल क्रिएट कर सकता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके एवरीवन। ओके सर, ओके एवरीवन, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे। गुड बाय, सी यू, गुड नाइट। सेम टू यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।